पिछले एपिसोड में आपने देखा मास्टर सिक्स्थ अपनी पूरी सिक्स्थ पीक को एक उड़ते किले में बदलकर और ज़ूकिंग पेट्रियार्क की सुलेख वाला स्क्रॉल और नासेंट सोल ढाल लेकर सीस्टा क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे थे। मास्टर सिक्स्थ सीस्टा पेट्रियार्क से लड़ रहा था जिसने गुप्त रूप से नासेंट सोल में ब्रेक थ्रू कर लिया था। ज़ूकिंग सीस्टा द्वीप पर वध कर रहा था सीस्टा चीफ्टन की तरफ बढ़ते हुए जिसने ग्रैंड मास्टर बाई की असैसिनेटेड का आदेश दिया था। ज़ूकिंग ने देखा कि सभी सीस्टा कल्टिवेटर्स के अंदर चांदी के कीड़े थे जो उनकी सोल्स और ऑरा को खा रहे थे। कैप्टन ज़ूकिंग के साथ था। अब आगे हेवन एंड अर्थ के गुंबद में ऊंचे मास्टर सिक्स्थ हंसा। हालांकि ये दर्द और शोक की हंसी थी अवर्णनीय दुख से भरी हुई जो वर्षों तक बोतल में बंद रहने के बाद पागलपन में बदल गई थी। सीस्टा पेट्रियार्क को उसके हाथों में बार बार कुचला गया था, लेकिन पेट्रियार्क के पास एक अजीबोगरीब दिव्य क्षमता थी नष्ट होने के बाद पुनर्जन्म लेने की, और वह क्षमता मास्टर सिक्स्थ को और भी गहरे पागलपन में ले जा रही थी। जितना गहरा उसका दर्द और दुख होता था उतनी ही अधिक उसकी किलिंग इंटेंट हेवन एंड अर्थ तक पहुंच जाती थी। जाहिर है वह पेट्रियार्क को जिंदा खाल उतार रहा था, खूनी मांस के टुकड़े नीचे भेज रहा था जो नीचे की आग से भस्म हो जाते थे। फिर भी उसकी घृणा तृप्त नहीं हुई थी। नीचे ज़ूकिंग की आंखें पूरी तरह से खून से लाल थीं। वह भी पागलपन की स्थिति में था। जिस क्षण वह द्वीप पर उतरा जब तक वह पैतृक मंदिर तक पहुंचा उसने जो भी सीस्टा देखा वह मरकर ही रहा। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया जिससे बेलेफायर का एक खंजर प्रकट हुआ जिसे उसने एक सीस्टा कल्टिवेटर के गले पर चलाया। एक सिर उड़ गया और ज़ूकिंग दूसरे सीस्टा कल्टिवेटर से निपटने के लिए आगे बढ़ा। उसका खंजर एनिमी की छाती में बार बार घुसा, फिर यह हवा के माध्यम से उड़ा एक तीसरे सीस्टा कल्टिवेटर के गले में घुसने के लिए। फिर ज़ूकिंग ने आगे बढ़कर दूसरे खंजर से वार किया, एक और सिर लुढ़क गया। फिर से एक शव के भीतर ज़ूकिंग ने चांदी के कीड़ों से बने धागों जैसा कुछ देखा जो अब कट चुके थे। कुछ मामलों में धागे कई कीड़ों से मिलकर बने होते थे एक साथ गुथे हुए, दूसरे मामलों में एक धागा एक ही कीड़े से बना होता था। यह एक बहुत ही अजीबोगरीब दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी सीस्टा कल्टिवेटर्स के पास ये थे। ज़ूकिंग ने उन्हें हर सीस्टा में देखा था जिसे उसने मारा था और कुछ इकट्ठा करने पर पाया कि वे उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। सौभाग्य से उसका कठोर मांस इसे असंभव बना देता था और उसने अंततः उन्हें भस्म कर दिया। सिवाय इसके धागे के कीड़ों में बहुत मजबूत जीवन शक्ति थी और ज़ूकिंग के भीतर की साधारण आग उन्हें नष्ट करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। उसे गोल्डन क्रो का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अजीबोगरीब धागे के कीड़ों की कठोरता से परे ज़ूकिंग को ऐसा लग रहा था कि वे सीस्टा कल्टिवेटर्स की इच्छा और सोल को प्रभावित कर सकते थे। इस निष्कर्ष पर पहुंचने का एक कारण ये था कि उसने कुछ सीस्टा कल्टिवेटर्स की आंखों में धागे के कीड़ों को चमकते देखा था। जब भी वे चमकते थे सीस्टा कल्टिवेटर्स पूरी तरह से पागल हो जाते थे और अपने जीवन की परवाह किए बिना हमला करते थे। इसके अलावा बेलेफायर के साथ सीस्टा सोल्स को खा जाने पर ज़ूकिंग को एहसास हुआ कि उनकी सोल्स अधूरी और क्षतिग्रस्त थीं जैसे वे पहले ही आंशिक रूप से खा ली गई थीं। यह उनकी एनर्जी, खून और एसेंस के साथ भी ऐसा ही था। गोल्डन क्रो असिमुलेट्स मिरियड स्पिरिट्स को इस सब से लाभ हुआ, लेकिन केवल न्यूनतम रूप से। सीस्टा सतह पर साधारण लग रहे थे लेकिन काफी हद तक किसी अन्य शक्ति द्वारा खा लिए गए थे। मास्टर सिक्स्थ सही था। सीस्टार्स के साथ हम में से किसी को भी पता था उससे कहीं अधिक कुछ चल रहा है। हालांकि इससे ज़ूकिंग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वह तेजी से आगे बढ़ा, गोल्डन क्रो उसके पीछे चल रहा था। लगातार 6 सीस्टा कल्टिवेटर्स का वध करते हुए उसने उन्हें अवशोषित कर लिया। उसी समय पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर ने आयन स्क्यूअर को एक के बाद एक एनिमी में छेदते हुए भेजा। हर छेद के साथ गड़गड़ाहट गूंजी एनिमी की जीवन शक्ति को हिला देती थी। ब्लैक शैडो भी फैल गई। एक के बाद एक सीस्टा कल्टिवेटर्स की ब्लैक शैडोज में आंखें दिखाई दी और उन्हें लालच से खाने लगी। कई मामलों में खाने से पहले ज़ूकिंग या पेट्रियार्क टारगेट को मार देते थे। हालांकि ब्लैक शैडो ने हार नहीं मानी और कभी कभी यह एनिमी में से किसी एक पर पूरी तरह कब्जा करने में कामयाब हो जाती थी। जब ऐसा होता था अधिकृत सीस्टा अपना सिर पीछे झुकाता था और जोर से हंसता था, इससे पहले कि वह सीस्टास के निकटतम समूह में भागता और आत्मविस्फोट कर देता। ये सब वह था जो ज़ूकिंग ने हमले का नेतृत्व किया था, जो वास्तव में कैप्टन के लिए डरावना था। जैसे वह पीछे से देख रहा था, वह था काले बादल जो ज़ूकिंग को घेरे हुए था। बीटल्स जो बादल बनाते थे अपने रास्ते में हर बाधा को पार करने में सक्षम लग रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह मूंगा के पेड़ थे या सीस्टा कल्टिवेटर्स, वे उन्हें लालच से खा जाते थे।
लगातार कान फाड़ देने वाली चीखें गूंज रही थीं। ब्लैक बीटल्स ने धागे के कीड़ों को भी खा लिया, हालांकि उन्हें ऐसा करने में बहुत मेहनत लगी। भले ही ज़ू किंग अपनी सारी संचित क्रोध को मुक्त कर रहा था, अंततः उसने अपने रास्ते में खून और हड्डियों का एक निशान छोड़ते हुए पैतृक मंदिर तक वध करते हुए पहुंच गया। मंदिर के बाहर 4 आकृतियां क्रॉस लेग बैठी थीं। उन सभी ने एक ही समय में ऊपर देखा और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके चेहरे पर नीली नसें उभर आईं। वे सीस्टा कल्टिवेटर्स थे, लेकिन वे दूसरों से अलग थे। पहला अंतर उनकी ऑरा में था। वे सभी 3 फ्लेम स्तर से अधिक थे, हालांकि वे पूरी तरह से 4 फ्लेम स्तर में नहीं थे। दूसरा, उनके चेहरों पर दिखाई देने वाली उभरी हुई नसें हिल रही थीं। जाहिर है उनके अंदर विशाल धागे के कीड़े थे, घूम रहे थे। जैसे उन्होंने ज़ू किंग को देखा, उसने अपनी नजरें मंदिर के अंदर उनके पीछे गोली भट्टी के सामने क्रॉस लेग बैठे यंग मैन पर जमा दी। यह एक मध्यम आयु वर्ग का यंग मैन था, एक लंबे हरे रंग के रोब में जिसमें सुनहरे धागे की कड़ाई थी। जटिल डिजाइन एक उच्च और उत्सर्जित कर रहा था, जो उस यंग मैन द्वारा पहने गए शाही ताज से और बढ़ गया था। उसके पास गोल्ड को कल्टिवेशन बेस था, साथ ही उसके माथे पर एक स्टारफिश का प्रतीक था। यंग मैन बिना गुस्से के भी खतरनाक लग रहा था और बाहर हो रहे सामूहिक वध को नजरअंदाज कर रहा था। वह अपनी जगह पर बैठा रहा, उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह गोली भट्टी में एनर्जी भेज रहा था। यह ऐसा था जैसे उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी अगर उसके लोग अस्तित्व से मिटा दिए गए। उसके लिए केवल एक ही चीज मायने रखती थी, भट्टी में गोली। ये यंग मैन सीस्टा लोगों का चीफ्टन था और ऊपर कष्ट सह रहे सीस्टा पेट्रियार्क का पुत्र था। जब ज़ू किंग की नजर उस यंग मैन पर पड़ी तो उसके दिल में किलिंग इंटेंट और भी अधिक ऊंचाइयों तक फूट पड़ी। इस बीच बाहर गार्ड पर मौजूद 4 सीस्टा कल्टिवेटर्स अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, हालांकि उनकी पुतलियों के भीतर चॉपस्टिक जितने मोटे सफेद धागे थे। एक साथ उन्होंने प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में प्रवेश किया, 3 लाइफ फ्लेम्स की युद्ध क्षमता प्रकट करते हुए जैसे वे ज़ू किंग पर करीब आए। उनमें से प्रत्येक की पीठ पर एक कैंसरयुक्त वृद्धि थी, जो एक स्टारफिश जैसी दिखती थी, जो उनकी शारीरिक शक्ति को बढ़ावा देती थी। चिल्लाते हुए उन सभी ने मुक्कों के वार किए। उनके मुक्कों ने क्षेत्र में सब कुछ लहराने और विकृत करने का कारण बना दिया, जैसे जंगली एनर्जी व्याप्त हो गई। ज़ू किंग ने हमले से बचने की कोशिश नहीं की। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा, आंखें बंद करके, जैसे गोल्डन क्रो के काले एनर्जी के पंख एक शाही रोब की तरह फैल गए। इसकी ज्वलंत पूंछ एक लबादा बन गई और इसका सिर एक शाही ताज की तरह था, जो ज़ू किंग के सिर पर जा लगा। एक जंगली और दबंग ऑरा ज़ू किंग से बाहर स्पंदित हुई, जिससे वह एक युवा सम्राट की तरह लग रहा था। फिर उसकी आंखें खुल गईं। एक धमाका गूंजा, जैसे चारों आ रहे सीस्टा कल्टिवेटर्स ने पाया कि उनके मुंह के गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मिरियड स्पिरिट्स को नुकसान पहुंचाने के करीब नहीं आ सकते थे। इसके बजाय उनके हमलों की एनर्जी ने एक प्रतिक्रिया पैदा कर दी, जिसने उन सभी को पीछे की तरफ धकेल दिया। इससे पहले कि वे भागने के बारे में सोच पाते, ज़ू किंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कि उसका एनिमी प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में था, सीस्टा का गला पकड़ लिया। उसने अपनी उंगलियां कस ली और एक कर्कश आवाज गूंजी। फिर आयन स्क्यूअर ने सीस्टा को 7 या 8 बार छेद दिया। उसके बाद ज़ू किंग ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। जैसे उसने ऐसा किया, उसके पीछे एनर्जी का लबादा भड़क उठा, एक किरण में बदल गया और दूसरे पीछे हट रहे सीस्टा की तरफ चला गया। एक धमाके की आवाज आई, जैसे ये कल्टिवेटर से टकराया, जिसने एक पीड़ादायक चीख निकाली। वह भागता रहा, लेकिन ज़ू किंग तेज था, उससे टकराकर सीस्टा का सिर विस्फोटित कर दिया। हालांकि चीजें अभी समाप्त नहीं हुई थीं। बीटल्स का एक बादल तीसरे पीछे हट रहे सीस्टा पर झपटा, उसकी त्वचा में घुस गया और उसे खा गया। और अधिक कान फाड़ देने वाली चीखें गूंजी। इस बीच ज़ू किंग चौथे और अंतिम सीस्टा कल्टिवेटर तक पहुंच गया, जो आतंक से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। जैसे ज़ू किंग से एक गोल्डन क्रो निकला, उस पर बैलिफायर फैलाते हुए, और उसे भस्म कर दिया। ये सब थोड़े से समय में हुआ। एक पल में 4 सीस्टार्स मर गए। उनकी एनर्जी और खून ले लिया गया, उनकी सोल्स निकाल ली गईं और उनका मांस खा लिया गया। दुख की बात है, वे मांस के टुकड़ों की तरह थे, जो वर्षों तक एक आइसबॉक्स में छोड़ दिए गए थे। उनमें पोषक तत्वों और स्वाद की कमी थी और वे चिकन की हड्डियों जितने उपयोगी थे। ज़ू किंग ने अपना हाथ हिलाया और शव राख में ढह गए और हवा में उड़ गए। वह उनमें दिलचस्पी नहीं रखता था। उसकी आंखें गोली भट्टी के सामने बैठे सीस्टा चीफ्टन पर टिकी हुई थीं। इस बीच कैप्टन ज़ू किंग के साथ आ गया। एक सेब पकड़े हुए, जो किसी कारण से अब काला था, उसने एक टुकड़ा काटा और चीफ्टन की तरफ देखा।
मुस्कुराते हुए उसने कहा, वाह छोटे जूनियर ब्रदर, जिस तरह से तुम इस यंग मैन को देख रहे हो वह पहले से ही मर चुका हो सकता है। हालांकि ठीक उसी क्षण सीस्टा चीफ्टन की आंखें फट गईं और वे बिजली की तरह चमक उठी। जू किंग का दिमाग घूम गया, जैसे एक तूफानी दबाव उस पर छा गया। सौभाग्य से उसके गले में लटकता पेंडेंट अधिकांश दबाव को दूर कर देता था। कैप्टन कुछ कदम पीछे हट गया, उसकी आंखों में मैजिकल ट्रेजर के प्रतीक चमक रहे थे। अभिव्यक्ति थोड़ी पागल हो गई, उसने अपने होंठ चाटे, ये प्रकट करते हुए कि उसके दांतों में कुछ काला सेब का गूदा फंसा हुआ था। जू किंग, क्यों न हम इस यंग मैन को मारने के लिए एक साथ काम करें? जू किंग ने सिर हिलाया। फिर वे दोनों मंदिर में सीस्टा चीफ्टन की तरफ दौड़ पड़े। चीफ्टन ने उन्हें एक अजीब रोशनी से देखा। फिर वह हंसा। दिलचस्प है, किसने सोचा होगा कि तुम्हारे जैसे दो बच्चे इस छोटी सी जगह में एक गोल्ड को कल्टिवेटर में भागकर लड़ाई में कूद पड़ेंगे। मेरे पास अभी भी खेलने के लिए पर्याप्त समय है। जैसे कैप्टन और जू किंग आगे बढ़े, सीस्टा चीफ्टन के शब्द गूंजे और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जिस क्षण उसका पैर जमीन पर लगा, उसका पूरा शरीर अपने आप पर अध्यारोपित हो गया, जैसे दो असंतुष्ट सोल्स बाहर निकल आए हों। एक बाईं ओर बढ़ रही थी, दूसरी दाईं ओर। एक पल में सीस्टा चीफ्टन अपने दो संस्करण बन गया, एक कैप्टन की तरफ गया और दूसरा जू किंग की तरफ। जू किंग पर करीब आते हुए उसने अपनी दाहिनी तर्जनी जू किंग के माथे की तरफ बढ़ा दी। उसने मुस्कुराते हुए तर्जनी को एनर्जी के विस्फोट के साथ छोड़ा। ये गोल्ड कॉ की ऑरा थी और इसने जू किंग के माध्यम से एक कंपन पैदा किया, इतना हिंसक कि उसकी लाइफ फ्लेम्स बुझने के कगार पर झिलमिलाने लगी। उसी समय पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर ने ब्लैक आयन स्क्यूआ को बल को रोकने के लिए भेजा। हालांकि सीस्टा चीफ्टन ने बस आगे बढ़कर स्क्यूआ को उंगली से ठोक दिया। यह एक तरफ घूमता हुआ चला गया, उसकी सतह पर दरारें फैल रही थीं। इससे पहले कि यह जमीन पर गिरता, सीस्टा चीफ्टन ने अपना पैर उठाया और फिर उसे वापस जमीन पर पटक दिया। सब कुछ कांप उठा, जैसे उसके पैरों के नीचे ब्लैक शैडो ढह गई। बस इतना ही, उसने कहा, अपना सिर हिलाते हुए अपनी उंगली को फिर से जू किंग के माथे की तरफ भेजा। जैसे ऐसा लग रहा था कि यह जू किंग में घुस जाएगी। गोल्डन क्रो प्रकट हुआ और बुरी तरह से सांस ली। सीस्टा चीफ्टन कांप उठा और अचानक थोड़ा धुंधला हो गया। हालांकि उसकी उंगली जू किंग के माथे की तरफ अपने रास्ते पर चलती रही। इससे पहले कि वह गति पूरी कर पाता, गोल्डन क्रो से एनर्जी फूट पड़ी। उसी समय जू किंग की आंखों में पागलपन चमक उठा, जैसे बचने के बजाय उसने उंगली को सिर मार दिया। एक धमाका गूंजा। गोल्डन क्रो सुस्ती से ढीला लग रहा था, लेकिन एनर्जी और खून का एक धागा अवशोषित करने में कामयाब रहा। जहां तक जू किंग की बात थी, उसका माथा सीस्टा चीफ्टन की उंगली से टकराया, जिसके परिणामस्वरूप एक चटकने की आवाज आई। फिर चीफ्टन की आंखों में एक उत्सुक चमक दिखाई दी, जैसे उसकी उंगली कुचल दी गई। एक विशाल ऑरा ने जू किंग को पीछे की तरफ फेंक दिया। हालांकि उसके गले में लटकता पेंडेंट उसे घायल होने से रोकता था। फिर भी उसकी एनर्जी और खून अराजक रूप से कंपन कर रहे थे। जैसे ही वह रुककर फिसला, उसने ऊपर देखा और हैरान सीस्टा चीफ्टन पर तीखी नजर डाली। एक तरफ कैप्टन सीस्टा चीफ्टन के दूसरे संस्करण का सामना कर रहा था, जो भी उसके माथे की तरफ उंगली के वार से पहुंच रहा था। कैप्टन का हमले से निपटने का तरीका जू किंग के समान था, लेकिन साथ ही अलग भी था। उसकी आंखों में मैजिकल ट्रेजर के सीलिंग प्रतीक झिलमिलाए और उसकी एनर्जी अचानक बढ़ गई। जू किंग की तरह उसने हमले से बचने या पीछे हटने की कोशिश नहीं की। लेकिन क्या अलग था, वह ये था कि उसने उंगली को सिर नहीं मारा। इसके बजाय उसने अपना मुंह खोला और उसकी आंखें एक पागल रोशनी से झिलमिला रही थी, उंगली पर बुरी तरह काट लिया। इन दो चीजों का वर्णन करने में कुछ समय लगता है, लेकिन वे वास्तव में ठीक उसी क्षण हुई। सीस्टा चीफ्टन के अपने दो संस्करण एक ही समय में जू किंग और कैप्टन से टकराए। कैप्टन ने चीफ्टन की उंगली पर दांत गड़ा दिए और हालांकि वह इसे काटने में कामयाब नहीं हुआ, उसने त्वचा को छेद दिया, जिससे खून रिसने लगा। उसने ऐसा करते हुए अपने कुछ दांत भी तोड़ दिए। उसने उंगली छोड़ दी, हालांकि पागल नजर कभी उसकी आंखों से नहीं गई। उसके हाथ एक दोहरे हाथ की मंत्र मुद्रा में चमके, एक ढाल बनाते हुए, जो गोल्ड को ऑरा को रोकती थी, जिसने उसे पीछे की तरफ उड़ा दिया। कितना मनोरंजक! सीस्टा चीफ्टन के दोनों संस्करणों ने अपनी उंगलियों को नीचे देखा, फिर एक एकीकृत संस्करण में वापस मिल गए। उंगली तुरंत ठीक हो गई। फिर उसने अपनी गोल्ड को कल्टिवेशन बेस की ओर जारी कर दी। जू किंग की आंखों में जलन हो रही थी, जैसे सूरज उन पर हमला कर रहा था, फिर भी किलिंग इंटेंट उन्हें कभी नहीं छोड़ती थी। ये कैप्टन के साथ भी ऐसा ही था।
उसके कुछ दांत गायब थे, फिर भी इससे उसके लिए अपने होंठ चाटना आसान हो गया था। वह ज़ू किंग को एक प्रसन्न मुस्कान दिखाने के लिए पर्याप्त उच्च आत्माओं में भी लग रहा था। सीस्टा चीफ्टन ने ठंडी सांस ली, फिर कैप्टन की तरफ चलना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले कि वह 3 कदम भी उठा पाता, उसका चेहरा गिर गया। उसकी ठीक हुई उंगली अब काली थी, जैसे उसे जहर दिया गया था, और यह प्रभाव उसके शरीर के बाकी हिस्सों में फैल रहा था। अगर वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उसके शरीर के अंदर देख पाता, तो वह देखता कि यह अनगिनत छोटे ब्लैक बीटल्स से भरा था। वे पागलों की तरह चीफ्टन के अंदरूनी हिस्से को डिवाओर कर रहे थे, जबकि उसी समय बड़ी मात्रा में मुटेजन और अन्य जहर छोड़ रहे थे। ये वह था जो तब हुआ जब ज़ू किंग और कैप्टन ने एक साथ काम किया। ज़ू किंग जानता था कैप्टन कैसे काम करता था। वह वहां था जब कैप्टन ने ज़ॉम्बी एंसेस्टर स्टैचू का एक टुकड़ा काटा था, और कैप्टन ने उस गोल्ड को ऑक्टोपस के साथ भी ऐसा ही किया था। इसलिए ज़ू किंग ने कैप्टन के खा रहे सेब में कुछ ब्लैक बीटल्स डाल दिए थे। कैप्टन जानता था, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी, और उसने बीटल्स को अपने दांतों के बीच रहने दिया था। जब उसने कुछ ही क्षण पहले चीफ्टन के मांस में अपने दांत गड़ाए, तो इसने बीटल्स को उसके मांस में प्रवेश करने का बिल्कुल वह अवसर दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। जैसे चीफ्टन ने झटके से प्रतिक्रिया की, कैप्टन बुरी तरह हंसा और आगे बढ़ा। ज़ू किंग भी हमले में आगे बढ़ा। जैसे ज़ू किंग चला, उसकी ब्लैक शैडो फैल गई और स्क्यूआ पर बिजली के प्रतीक जीवित हो गए। गोल्डन क्रो से एक भेदी चीख निकली, जैसे ये ज़ू किंग पर अध्यारोपित हो गया। उसकी लाइफ फ्लेम्स जल उठी और उसका लाइफ लैंप चमक उठा। अपने शारीरिक शरीर की सभी ऑरा के साथ संयुक्त, ज़ू किंग सीस्टा चीफ्टन पर मुके के वार के साथ करीब आया। उसने मुके को अपनी सारी शक्ति से मजबूत किया। उसकी सारी लाइफ फ्लेम और लाइफ लैंप और गोल्डन क्रो की ताकत के साथ संयुक्त, उसने अपने 60 से अधिक धर्म एपर्चर्स की विस्फोटक ऑरा को जोड़ा। तूफानी हवाएं चिल्लाईं और एनर्जी का एक समुद्र फूट पड़ा। ये गोल्डन क्रो की आग थी, उसके लाइफ लैंप की आग, और उसकी लाइफ फ्लेम्स की धर्म फोर्स आग उसके क्रोध द्वारा प्रज्वलित। कैप्टन भी कार्रवाई में विस्फोटित हो गया। उसकी आंखों में और मैजिकल ट्रेजर के प्रतीक खुल गए, जिससे उसके आसपास का तापमान नाटकीय रूप से गिर गया। परिणामस्वरूप जमीन जम गई और हर जगह बर्फ के टुकड़े दिखाई दिए। वे एक चौंकाने वाली ठंडी ठंडक के साथ स्पंदित हो रहे थे, जो अधिकांश ग्रूस से आगे निकल गई। असल में यह इतनी ठंडी थी कि यह न केवल जमीन को जमा देती थी, ये किसी की इच्छा को भी जमा दे सकती थी। हेवन एंड अर्थ का गुंबद खुद बदलता हुआ लग रहा था, जैसे कैप्टन से असीमित ठंडी एनर्जी ज़ू किंग से तीव्र गर्मी के विपरीत थी। आग और बर्फ दो अलग अलग दिशाओं से सीस्टा चीफ्टन की तरफ दौड़ पड़े। एक पल में कैप्टन की आंखों में पागल नजर इतनी तीव्र हो गई कि अप्रत्याशित रूप से एक ध्रुव का हाथ उसकी छाती से बाहर निकला। यह एक नीला बर्फीला हाथ था जो बिल्कुल भी मानवीय नहीं लग रहा था। इसमें हड्डी के लंबे पंजे थे और हथेली के भीतर आश्चर्यजनक रूप से एक चेहरा था। ये कैप्टन का अपना चेहरा था, हालांकि इसकी आंखें बंद थीं, जैसे नींद में हो। जब हाथ दिखाई दिया, सीस्टा चीफ्टन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने रास्ते से हटने की कोशिश की। हालांकि ब्लैक बीटल्स ने उसी क्षण पागलपन के साथ विस्फोट करना चुना, जिससे उसके भीतर मुटेजन और जहर के अनगिनत विस्फोट हुए। जैसे चीफ्टन फड़का, कैप्टन की छाती से बाहर निकला हाथ उसके सिर पर जा लगा। एक धमाका सुना जा सकता था, जैसे असीमित ठंडक चीफ्टन में बह गई, साथ ही चटकने की आवाजें भी, जैसे उसके कुछ हिस्से जमकर ठोस हो गए। एक पल में ज़ू किंग ने अपने हमले के साथ पीछा किया, जिससे एनर्जी का एक अंतहीन समुद्र उस पर छा गया। उसने उसी क्षण पेट्रियार्क की सुलेख का स्क्रॉल बाहर निकालना भी चुना। फ्लेम, वह गुर्राया। स्क्रॉल पर लिखा था नोज विद लिविंग फ्लेम, और ज़ू किंग के शब्दों के जवाब में फ्लेम अक्षर हरी आग में बदल गया और चीफ्टन की तरफ बह गया। ज़ू किंग की आंखों में किलिंग इंटेंट जल रही थी, जैसे उसके द्वारा बुलाई गई सभी आग उसकी मुट्ठी पर एकत्रित हो गई, जिसे उसने जमे हुए सीस्टा चीफ्टन पर निशाना बनाया। जब मुक्का लगा, चीफ्टन पर दरारें फैल गईं। आग ने उसे घेर लिया, विशेष रूप से पेट्रियार्क के स्क्रॉल से आग। जैसे आग जल रही थी और चीफ्टन का मांस पिघल रहा था, उसकी आंखों में कोई डर नहीं दिखा। अजीब बात है, वह बस थोड़ा हैरान लग रहा था। मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास इतने सर्वशक्तिमान प्राणी से सुलेख है। चीफ्टन अचानक विस्फोटित हो गया, जहां एक टेंटिकल गंदगी से बाहर निकला, ज़ू किंग और कैप्टन की तरफ लपकते हुए। प्रहार की ऑरा के कारण हवा टूट गई और यह किसी की सोल को मुरझाने के लिए पर्याप्त मजबूत लग रही थी। ज़ू किंग और कैप्टन पीछे की तरफ घूमते हुए उड़ गए। उस महत्वपूर्ण क्षण में ज़ू किंग ने कैप्टन को अपने पास खींच लिया, ताकि वह मास्टर सिक्स्थ के पेंडेंट की सुरक्षा से लाभान्वित हो सके।
जैसे पेंडेंट ने हिंसक हमले को रोक दिया, वे दोनों 300 मीटर दूर रुकते हुए फिसल गए, खून की उल्टी कर रहे थे और उनके आंतरिक अंग दुख रहे थे। टेंटिकल की दिशा में ऊपर देखते हुए उन्होंने देखा धूल जम रही थी और उसमें से एक आकृति बाहर आ रही थी। धूल के बादलों के भीतर कई चांदी के टेंटिकल्स आगे पीछे हिल रहे थे। ये जल्दी से स्पष्ट हो गया कि वे टेंटिकल्स नहीं थे। इसके बजाय वे विशाल धागे के कीड़ों का एक समूह थे, सभी खूंखार दांतों वाले थे, जैसे वे जूकिंग और कैप्टन पर चिल्ला रहे थे। फिर धूल के भीतर की आकृति स्पष्ट हो गई। यह एक नॉन ह्यूमन था, पूरी तरह से 3 मीटर ऊंचा, शुद्ध चांदी के रंग में, एक त्रिकोणीय सिर और दोहरी पुतलियों वाली आंखें थीं। इसकी एक लंबी जीभ थी और इसका पूरा शरीर धागे के कीड़ों से ढका हुआ था। जूकिंग और कैप्टन दोनों इसके दृश्य से पूरी तरह हैरान थे। लेकिन इससे भी अधिक हैरान करने वाली थी इससे बाहर आ रहे विस्फोटक उतार चढ़ाव, जो इसके चारों ओर सब कुछ विकृत कर रहे थे। ये गोल्ड को नॉन ह्यूमन नहीं था, ये नासेंट सोल स्तर में था। जैसे हवाएं चिल्ला रही थीं और तीव्र रंग चमक रहे थे। जूकिंग और कैप्टन पीछे हट गए। मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे जैसे 2 बच्चों में भागूंगा, इस तरह की पिछड़ी हुई जगह में। तुम में से एक में स्टेज 4 ग्रूसील है और दूसरे के पास एक शाही वर्ग की दिव्य क्षमता है और एक सर्वशक्तिमान प्राणी की सुलेख है। दुख की बात है, तुम में से दूसरे के पास अंदर सील कोई ग्रू नहीं है। ये सुनकर जूकिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन उसी समय उसने राहत की सांस ली। उसका लाइफ लैंप एक रहस्य बना रहा, जैसा कि उसकी ब्लैक शैडो और बैंगनी क्रिस्टल थे। एक तरफ कैप्टन ने भी राहत की सांस ली। जाहिर है वह जूकिंग के समान ही कुछ सोच रहा था। जैसे उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, उन दोनों को एहसास हुआ कि वे दोनों एक ही बात सोच रहे थे। ये कौन सी प्रजाति है? जूकिंग ने कहा जैसे वह पीछे हटता रहा। रिवियर्ड एंशिएंट मेनलैंड बहुत बड़ा है और वहां बहुत सारी प्रजातियां हैं, कैप्टन ने जवाब दिया, थोड़ा भ्रमित दिखते हुए, जैसे वह भी पीछे हट रहा था। ये थ्रेडवर्म के एक प्रकार के जैसा दिखता है। मुझे स्पष्ट रूप से याद है, इंटेलिजेंस डिवीजन में एक फाइल पड़ी थी जिसमें उनका उल्लेख था। मुझे सोचने दो। जूकिंग और कैप्टन को पीछे हटते देख नॉन ह्यूमन जो सीस्टा चीफ्टन से निकला था मुस्कुराया और तेजी से आगे बढ़ा। जूकिंग की अभिव्यक्ति उदास हो गई और कैप्टन की पुतलियां सिकुड़ गईं। दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी नासेंट सोल स्तर के एनिमी से भागने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था। जूकिंग की दृष्टि तैर गई, जैसे कुछ उससे टकराया और वह पीछे की तरफ उड़ गया। उसके मुंह से खून बह रहा था। यही बात कैप्टन के साथ भी हुई। पेंडेंट द्वारा बनाई गई ढाल के कारण हालांकि जूकिंग 300 मीटर पीछे फेंक दिया गया था, वह घायल नहीं हुआ था। हालांकि उसके अंग दर्द से कंपन कर रहे थे और वह बता सकता था कि अगर ये लड़ाई जारी रही तो पेंडेंट अंततः काम करना बंद कर देगा। नॉन ह्यूमन एक और हमला शुरू करने वाला था कि ऊपर से नीली आग का एक स्तंभ गिरा, उसका रास्ता रोकते हुए। गड़गड़ाहट की आवाजें आकाश में भर गईं और जमीन हिंसक रूप से कांप उठी, जैसे और भी आग नीचे गिरी, अनगिनत सीस्टा कल्टिवेटर्स को डिवाउल्स करते हुए। जहां भी वे मरे थ्रेडवर्म्स उनके शवों से बाहर निकले। दृश्य की अजीबोगरीब प्रकृति ने सभी सिक्स्थ पीक डिसाइपल्स का ध्यान आकर्षित किया और यहां तक कि मास्टर सिक्स्थ का भी। और जब मास्टर सिक्स्थ ने देखा कि सीस्टा चीफ्टन के साथ क्या हुआ था, उसने सीस्टा पेट्रियार्क को हथेली से कुचल दिया। फिर जूकिंग और कैप्टन तक चीफ्टन को पहुंचने से रोकने के लिए एक मंत्र मुद्रा बनाई। वह एक आयन थ्रेड है, मास्टर सिक्स्थ ने कहा नीचे की तरफ दौड़ते हुए। जब कैप्टन ने वे शब्द सुने, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने कहा, जूकिंग, मुझे अब याद आ गया। जहां तक नॉन ह्यूमन की बात थी, जब उसने शब्द सुने, उसने आकाश की तरफ ऊपर देखा और हंसा। ऐसा लगता है मैंने इस सेक्ट को कम करके आंका। हालांकि तुम केवल एक नासेंट सोल कल्टिवेटर हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरी कल्टिवेशन को परेशान करने के योग्य हो? आयन थ्रेड ने अपना दाहिना हाथ उठाया और आकाश की तरफ इशारा किया। हवा और बादल उबल पड़े, जैसे हेवन एंड अर्थ के गुंबद में गड़गड़ाहट की आवाजें भर गईं। देवताओं की चीख जैसा कुछ चारों दिशाओं में गूंजा, जैसे 3 विशाल स्पेल फॉर्मेशंस ऊपर दिखाई दिए, गोलाकार और चमकीले। प्रत्येक पूरी तरह से 3000 मीटर आकार का था और वे टेलीपोर्टेशन की एक चौंकाने वाली शक्तिशाली और उत्सर्जित कर रहे थे। आश्चर्यजनक रूप से टेलीपोर्टेशन पोर्टल से आकृतियां बाहर निकलने लगीं। पहले टेलीपोर्टेशन पोर्टल के भीतर से पंखों वाले नॉन ह्यूमन कल्टिवेटर्स का एक समूह निकला। वे पूरी तरह से काले थे, जिससे वे लगभग ठीक कौवे की तरह दिख रहे थे। जैसे वे निकले, चौंकाने वाली किलिंग इंटेंट उनसे टकराए। विशेष रूप से नेतृत्व की स्थिति में एक, जिसकी आंखें बिजली की चिंगारियों से चमक रही थीं और जो नासेंट सोल कल्टिवेशन बेस के उतार चढ़ाव के साथ स्पंदित हो रहा था।
चीजें अभी समाप्त नहीं हुई थीं। दूसरे टेलीपोर्टेशन पोर्टल के भीतर से नॉन ह्यूमन कल्टिवेटर्स का एक समूह निकला जिसमें हाथी की सूंड थी और अविश्वसनीय रूप से मांसल शरीर थे। उनका नेतृत्व एक मोटे यंग मैन कर रहा था जिसके पास भी नैसेंट सोल के उतार चढ़ाव थे और जिसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से दुष्ट थी। एक समान समूह तीसरे पोर्टल से निकला। वे सभी में सबसे अजीब दिखने वाले थे। वे समुद्री शैवाल से बने दिख रहे थे और उनकी त्रिकोणीय आंखें थीं। वे चौंकाने वाली एनर्जी उत्सर्जित कर रहे थे जो जंगलों को सूखा सकती थी और पहाड़ों को कुचल सकती थी, और उनका नेतृत्व भी एक नैसेंट सोल एक्सपर्ट कर रहा था। उन्हें देखकर कैप्टन की पुतलियां सिकुड़ गईं। सिक्स-विंग इंक्रावेंस, हर्क्यूलियन मैमथ्स और स्नाकेकेल्प डीमंस, वे बिल्कुल बड़ी प्रजातियां नहीं हैं। वे सी स्टार्स के समान स्तर पर हैं, लेकिन सिक्स-विंग इंक्रावेंस 7 ब्लड आइज के सहयोगी हैं, और अन्य दो न तो सहयोगी हैं और न ही एनिमीज। यहाँ तक कि जैसे कैप्टन ने इन चीजों को समझाया, तीनों समूह बिना एक शब्द के मुड़े और मास्टर सिक्स्थ और सिक्स्थ पीक की तरफ चले गए। उन्हें मौत का कोई डर नहीं था, और वास्तव में उनमें से कुछ ने पहाड़ की चोटी को नुकसान पहुंचाने के लिए आत्मघाती हमले किए। जब करीब से देखा तो उन लोगों से थ्रेडवर्म्स निकलते देखना संभव था जो मर गए। ये तीनों प्रजातियां भी सी स्टार्स की तरह ही अधिकृत कर ली गई थीं। मास्टर सिक्स्थ स्पष्ट रूप से हमले से बाधित हो गया था। जहां तक जू किंग और कैप्टन की बात थी, उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे दोनों एक अर्ली गोल्ड कोर एनिमी से लड़ सकते थे, लेकिन जब नैसेंट सोल की बात आती थी तो कोई रास्ता नहीं था कि वे इतने मजबूत होते। यहां तक कि पेट्रियार्क की सुलेख भी उन्हें बढ़त नहीं दिला सकती थी जब तक कि वे इसका उपयोग बिल्कुल महत्वपूर्ण मोड़ पर न करें। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि तुम्हारी सुरक्षा हमारे खिलाफ कब तक चलेगी, नॉन ह्यूमन ने कहा, जो कभी सीस्टा चीफ्टन था। इस बीच जैसे कैप्टन भाग रहा था, उसने अचानक अपने कंधे के ऊपर देखा और फूट पड़ा। तुम बाय ली हो, आयरन थ्रेड्स के बाय ली। जू किंग की आंखें सिकुड़ गईं, जबकि बाय ली की अभिव्यक्ति हैरानी की थी। ये बाय ली के लिए मनोरंजक होता अगर 7 ब्लड आइज के पीकलॉर्ड्स में से कोई उसकी पहचान जोर से बताता। आखिर उसे लगा कि पीकलॉर्ड जानता था वह कौन था, लेकिन इसके बजाय यह एक निम्न स्तरीय कल्टिवेटर था जो वास्तव में उसका नाम जानता था। ये लगभग अविश्वसनीय लग रहा था। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा कोई इस तरह की जगह से मुझे जानता होगा। तुम एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति हो, आंखें सिकोड़ते हुए कैप्टन ने जारी रखा। आयरन थ्रेड प्रजाति का बाय ली। 60 साल के चक्र पहले वह आयरन थ्रेड्स के बीच एक उत्कृष्ट चोजन था। उसके लोगों ने यहां तक दावा किया कि उसमें एंशिएंट एम्परर्स और इंपेरियल सॉवरन्स के समान पथ पर चलने की क्षमता थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसने उनके साथ विश्वासघात किया, अपने लोगों के बीच अराजकता फैलाई और उनकी पवित्र वस्तु का अपमान किया। यह एक तबाही थी जिसमें उसके अनगिनत लोग मारे गए। जाने के बाद वह टॉर्चलाइट नामक एक गुप्त समाज में शामिल हो गया। बहुत मनोरंजक। तुमने स्पष्ट रूप से अपनी खुफिया रिपोर्टों का काफी हिस्सा पढ़ा है। मुझे लगता है मैं ये पता लगाने के लिए तुम्हारी सोल खोज करूंगा कि तुम और क्या जानते हो। बाय ली करीब आ गया। कैप्टन की आंखें चमक उठीं। जू किंग की अभिव्यक्ति दुष्ट हो गई जैसे उसने पेट्रियार्क की सुलेख बाहर निकाली। जैसे ऐसा लग रहा था कि वे टकराएंगे। हेवन एंड अर्थ के गुंबद से एक ठंडी सांस गूंजी, गरज की तरह। आसमान में ऊंचे मास्टर सिक्स्थ के सिर के ऊपर एक बॉटल गॉड दिखाई दिया। ये वही गॉड था जो उसकी पत्नी और बेटे की मृत्यु के बाद से उसके हाथ से नहीं छूटा था। अब यह अचानक एक तीक्ष्ण, बलिष्ठ ऑरा के साथ फट पड़ा, जैसे इसका बाहरी भाग अनगिनत हथियारों के साथ जीवित हो गया। वे सभी खुले में बाहर उड़ गए, उड़ते हुए फीनिक्स और उड़ते हुए ड्रैगन की तरह ऊपर उड़ते हुए। वे हर उस हथियार का प्रतिनिधित्व करते थे जिसकी कल्पना की जा सकती थी। वहां तलवारें, भाले, तलवारें, कुल्हाड़ियां, युद्ध कुल्हाड़ियां, हुक, त्रिशूल और भी बहुत कुछ थे। उनमें से लाखों थे और उन्होंने हथियारों का एक विशाल भंवर बनाया जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को कुचल सकता था। भंवर तीनों नए समूहों की तरफ चला। लगभग तुरंत ये 3 नैसेंट सोल पेट्रियार्क से टकराया जिन्हें बाय ली ने बुलाया था। वे इससे बच नहीं सकते थे और उनके मुंह से खून बह निकला जैसे वे घूमते हुए दूर चले गए, बुरी तरह घायल, खून की उल्टी कर रहे थे। जहां तक 3 प्रजातियों के अन्य सदस्यों की बात थी, जैसे हथियारों का भंवर पास आया, एक बलिष्ठ ऑरा के साथ स्पंदित होते हुए वे केवल सदमे में देख सकते थे। अधिकांश टुकड़े टुकड़े हो गए, तुरंत मारे गए, और जो शुरू में बच गए वे स्पष्ट रूप से ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे। बॉटल गॉड से प्रकाश की एक किरण निकलती हुई देखना भी संभव था, जो नॉन ह्यूमंस के प्रति उत्कृष्ट क्रूरता और तिरस्कार रखती थी। गड़गड़ाहट।
वहां मंडरा रहे नॉन ह्यूमंस हैरान थे, जैसे उन्हें लगा कि वे हेवन एंड अर्थ द्वारा समाप्त किए जाने वाले थे। जाहिर है ये सब पर्याप्त नहीं था, क्योंकि मास्टर सिक्स्थ ने एक मंत्र मुद्रा बनाई और सिक्स्थ पीक की तरफ इशारा किया। उससे एनर्जी चारों दिशाओं में फूट पड़ी, सी स्टार्स और अन्य 3 प्रजातियों के बचे हुए लोगों दोनों को घेरते हुए। सब कुछ झुलस रहा था और पिघल रहा था। पहली बार बाइली के चेहरे के भाव बदल गए। वह मैजिकल ट्रेजर क्या है? वह बलिष्ठ ऑर्डर इतनी तीक्ष्ण कैसे हो सकती है? जू किंग और कैप्टन को मारने में असमर्थ वह एक माइनर टेलीपोर्टेशन में गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ, वह बहुत दूर हवा में था, स्पष्ट रूप से अपना भागना बनाने की तैयारी कर रहा था। फिर मास्टर सिक्स्थ बोला और उसकी आवाज क्रोध और किलिंग इंटेंट से कांप रही थी। मैं सोच रहा था कि सी स्टार्स जैसे कमजोर लोगों में इतना बड़ा कुछ करने की हिम्मत कैसे होगी। जैसा कि यह पता चला है, वे रिवियर्ड एंशिएंट मेनलैंड से एक वांछित अपराधी द्वारा पर्दे के पीछे हेरफेर किए जा रहे थे। कोई ग्रेनेड टॉर्चलाइट के लिए काम कर रहा था। एक नीच भगोड़ा उसके सिर के ऊपर बॉटल गॉड और भी अधिक फट पड़ा। बलिष्ठ हॉरन ने एक तूफान बनाया जो अनगिनत हथियारों से भरा था, जो सीधे बाइली की तरफ चले गए। बाइली हिल गया और भागना चाहता था, लेकिन मास्टर सिक्स्थ हथियारों के भंवर के ऊपर खड़ा था, एक हथेली के प्रहार के साथ करीब आ रहा था। भागने में असमर्थ बाइली की आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी और वह मास्टर सिक्स्थ से लड़ने के लिए घूम गया। जब वे टकराए, हेवन एंड अर्थ चक्कर खा गया और जमीन कांप उठी। बहरी कर देने वाली गड़गड़ाहट की आवाजें हर जगह गिरी और सभी दर्शक विपरीत दिशा में तेजी से बढ़े। जू किंग ने गंभीरता से देखा, लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए पेंडेंट पर निर्भर रहते हुए। उसके बगल में कैप्टन मुस्कुराया, उसकी आंखें पागल लालच से चमक रही थी, जैसे उसने कहा, मैं ईमानदारी से यकीन नहीं कर सकता कि हम पौराणिक टॉर्चलाइट के किसी व्यक्ति में भाग गए हैं। मैंने जो सुना है उस समूह का हर सदस्य एक वास्तविक व्यक्ति है। जू किंग ने कैप्टन की तरफ देखा। मुस्कुराते हुए कैप्टन ने समझाया, टॉर्चलाइट रिवियर्ड एंशिएंट का एक कुख्यात समूह है। वे 1000 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन माना जाता है कि उनके सभी सदस्य विभिन्न प्रजातियों से गद्दार हैं। इंटेलिजेंस डिवीजन के पास उनमें से कई की फाइलें हैं। वे लोगों को ये दावा करके उनमें शामिल होने की कोशिश करते हैं कि उनके सदस्यों को देवता बनने के लिए नियत अवसर मिलते हैं। शामिल होने की आवश्यकता यह है कि तुम्हें ब्लड सोक्ड परफॉर्मेंस नामक एक भयानक प्रदर्शन करना होगा। प्रदर्शन जितना अच्छा होगा, उनके अनुमोदन की संभावना उतनी ही अधिक होगी। मैंने सुना कि कई साल पहले साउथ फीनिक्स के किसी व्यक्ति ने भगवान की आंखों के खुलने का उपयोग इस तरह का प्रदर्शन करने के लिए किया और टॉर्चलाइट में शामिल हो गया। बहुत बुरा है उन्होंने कभी मेरी तलाश नहीं की, नहीं तो मैं शामिल हो पाता और देख पाता कि यह देवता बनने का मौका कैसा है। क्या यह एंशिएंट एम्परर्स और इंपीरियल सॉवरेंस का पालन करने का एक तरीका है, या ये वास्तव में एक ऐसा तरीका है जो तुम्हें देवता में बदलने देता है? मुझे यकीन करना मुश्किल लगता है कि यह सच है। मुझे भी, जू किंग ने कहा, अपनी आंखें सिकोड़ते हुए। फिर उसने पेट्रियार्क की सुलेख को रगड़ा और मास्टर सिक्स्थ को बाइली से लड़ते हुए ऊपर देखा। आकाश में हवा कराह रही थी, लेकिन मास्टर सिक्स्थ और बाइली के बीच लड़ाई के कारण होने वाली बहरी कर देने वाली तबाही ने इसे दबा दिया था। प्रत्येक प्रहार में पहाड़ों को हिलाने और समुद्रों को सुखाने की शक्ति थी, और सदमे की लहरों ने हवा को चूर चूर कर दिया। उनके ऊपर के क्षेत्र में आकाश में दरारें भर गईं और कभी कभी भंवर ब्लैक होल की तरह उठते थे, अपने चारों ओर सब कुछ अंदर खींच लेते थे। गरजने वाले ड्रैगन की तरह बिजली के क्रोधित बोल्ट बाएं और दाएं चटक रहे थे। लड़ाकू युद्ध के मैदान पर आगे पीछे झिलमिलाते थे, माइनर टेलीपोर्टेशंस का उपयोग करते हुए, जैसे वे निकट दूरी की लड़ाई में लगे हुए थे। दोनों लड़ाके कैजुअली तूफानों को दिव्य क्षमताओं की तरह इस्तेमाल करते थे, घातक ऑरा जारी करते हुए। जहां तक बाइली की बात थी, वह अनगिनत लहराते थ्रेडवर्म्स से ढका हुआ था। उनमें से प्रत्येक मैजिकल ट्रेजर के प्रतीक बनाने में सक्षम था, जो मास्टर सिक्स्थ पर रहस्यमय बिजली के हमले करते थे। अगर कोई बिजली के बोल्टों की सावधानीपूर्वक जांच करता तो ये स्पष्ट होता कि वे अनगिनत थ्रेडवर्म्स से बने थे। जैसे वे मास्टर सिक्स्थ के करीब आए, वे विस्फोटित हो गए, हवा में जमी हुई स्थानिक दरारें बनाते हुए। दूर से वे जमी हुई दरारें अनगिनत सफेद कनखजूरों की तरह लग रही थीं। मास्टर सिक्स्थ भी समान रूप से प्रभावशाली था। उसके हाथ की प्रत्येक लहर के कारण हथियारों की एक अनंतता दिखाई देती थी, सभी घातक और बलिष्ठ ऑरस के साथ फट रहे थे। वे हेवन एंड अर्थ को नष्ट करने, पृथ्वी को बुझाने वाली ऑरा के साथ स्पंदित हो रहे थे, जो किसी भी बाधा को कुचल सकती थी।
हालांकि बायली की कल्टीवेशन बेस मास्टर सिक्स के बराबर थी, इसलिए इस तथ्य के बावजूद कि बाद वाले के पास उसका अद्भुत बॉटल गॉड था, बायली नुकसान में नहीं था। आखिर मास्टर सिक्स स्वाभाविक रूप से उपकरण गढ़ने में कुशल था, जरूरी नहीं कि उससे लड़ने में। गड़गड़ाहट गूंजी जैसे बायली ने मास्टर सिक्स के ठीक सामने आने के लिए एक माइनर टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया। हाथ एक मंत्र मुद्रा में चमक रहा था। उसने ब्लेड प्रकाश को हवा के माध्यम से मास्टर सिक्स की तरफ भेजा, उसके पीछे एक विशाल दरार छोड़ते हुए। अभिव्यक्ति बदलते हुए मास्टर सिक्स पीछे हट गया। ये देखकर बायली हंसी में फूट पड़ा। तुम स्पष्ट रूप से एक पिछड़े हुए सेक्ट से एक नैसेंट सोल कल्टिवेटर हो। तुम उन मैजिकल ट्रेजर के साथ मुझे नहीं मार सकते। शायद मुझे इस लड़ाई से भागने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें मार डालूं तो मैं वह उच्च श्रेणी का मैजिकल ट्रेजर ले सकता हूं। यह एक ऐसा परिणाम है जिसे मैं स्वीकार कर सकता हूं। बायली ने अपने माथे पर प्रहार किया, जिससे उसके माध्यम से एक कंपन हुआ। फिर उसकी पीठ पर एक विशाल भयानक फोड़ा दिखाई दिया, अनगिनत रक्त वाहिकाओं से भरा हुआ, जिनमें से प्रत्येक में एक हिलता हुआ थ्रेडवर्म था। जैसे ही ये दिखाई दिया, फोड़ा विस्फोटित हो गया और एक पौधा बाहर निकल गया। ये पूरी तरह से 9 मीटर लंबा था, जिससे ये बायली के सिर के ऊपर फैल सकता था। ये रक्त रंग का था, जिसमें 6 सॉटूथ पत्तियां थीं और अंत में एक त्रिकोणीय फूल डिस्क थी, जिसमें हजारों लहराते पुन केसर थे। पौधे के माध्यम से रक्त की तरह बह रहे थे अंतहीन मैजिकल ट्रेजर के प्रतीक। एक चौंकाने वाली पवित्र और ने पौधे को घेर लिया, चारों दिशाओं में इतनी शक्ति के साथ फैल रहा था कि ज़ुकिंग की आंखों में इसे देखकर जलन हो रही थी। ये कैप्टन के साथ भी ऐसा ही था, सिवाय इस तथ्य के कि उसकी आंखों में अब एक पागल नजर दिखाई दे रही थी। गॉडलीनेस, कैप्टन ने बुदबुदाया। पौधा वास्तव में गॉडलीनेस उत्सर्जित कर रहा था, और यह उस पर मजबूत गॉडलीनेस था। जैसे ही पौधा दिखाई दिया, ये बॉटल गॉड की तरफ ऊपर देखता हुआ लग रहा था और फिर कांप उठा। एक तेज हवा उठी, जिससे त्रिकोणीय फूल डिस्क पर पुनकेसर अलग हो गए, प्रकट करते हुए एक दुष्ट भूत चेहरा। इसकी दुष्ट लाल रंग की आंखें थीं और वर्तमान में बुरी तरह मुस्कुरा रहा था। चलो देखते हैं कौन अधिक मजबूत है, तुम्हारा उच्च श्रेणी का मैजिकल ट्रेजर या मेरे टॉर्चलाइट गॉड सीड्स। बायली ने अपना सिर पीछे झुकाया और जोर से हंसा, फिर अपना हाथ हिलाया, जिससे औषधि गोलियों की एक मुट्ठी उसकी आस्तीन से बाहर निकली और भूत चेहरे तक उड़ गई। वे पूरी गोलियां नहीं थीं, बल्कि आधी पूरी गोलियों का एक सेट था। वे किसी भी प्रकार के औषधीय पौधे से नहीं बनी थीं, बल्कि कच्चे मांस और खून से। प्रत्येक गोली के भीतर एक मृत सोल की ब्लैक शैडो थी, जो सभी यंग मैन और यंग लेडीज जैसी दिख रही थी। जाहिर है, वे हाल के वर्षों में विभिन्न स्थानों से लापता हुए चोजन डिसाइपल्स थे। बेरहमी से उन्हें मारने के बाद बायली ने उनके मांस और खून का उपयोग औषधि गोलियां बनाने के लिए किया था, जिसमें उसने उनकी सोल्स डाल दी। गोलियां उसके अपने उपभोग के लिए नहीं थीं। इसके बजाय वह उनका उपयोग इस दुष्ट पौधे को खिलाने के लिए कर रहा था। जहां तक उसके द्वारा उल्लेखित गॉड सीड्स की बात थी, उसे स्पष्ट रूप से बहुत सारे की जरूरत थी, और यही कारण था कि वह फॉरबिडन सी में बाहर आया था। रिवियर्ड एंशिएंट मेनलैंड पर ऐसा करना बहुत खतरनाक होता, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से सोचा कि उसकी ताकत और क्षमताओं को देखते हुए वह यहां पैदा होने वाली किसी भी कठिनाई को संभाल सकता था। जैसे वह हंसता रहा, पौधे ने औषधि गोलियों को खा लिया, फिर मास्टर सिक्स की तरफ ऊपर देखा और एक बहुत ही अनोखी आवाज की। ओम। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। ये किसी प्रकार का आकर्षण था, और यह एक भी आवाज की तरह भी नहीं लग रही थी। इसके बजाय ये कई आवाजों की तरह लग रहा था, जो कुछ पूरी तरह से असाधारण में विलीन हो गई थी। हेवन एंड अर्थ के गुंबद में चटकने की आवाजें भर गईं, जैसे बिजली के बोल्ट दिखाई दिए, एक के बाद एक बॉटल गॉड पर नीचे गिर रहे थे। केवल कुछ सांसों के समय में लाखों लाल रंग के बिजली के बोल्ट दिखाई दिए, एक विशाल मैजिकल ट्रेजर के प्रतीक का निर्माण करते हुए। प्रतीक अविश्वसनीय रूप से जटिल था और एक सीलिंग निशान की तरह लग रहा था। अचानक बॉटल गॉड की शक्ति कुछ भी नहीं में फीकी पड़ गई। इसके बाद बायली क्रूर हंसी के साथ गर्जना कर उठा और फिर से अपना हाथ हिलाया, जिससे हवा में एक मोटी आकृति दिखाई दी। ये पूरी तरह से 300 मीटर ऊंचा था और एक विशाल प्रार्थना मंत्र की तरह दिखता था, पूरी तरह से काला, जिसके सामने के पैर रेजर तेज तलवारों की तरह थे। यह एक युद्ध रूप था, और इसके प्रकट होने के बाद बायली इसके साथ जुड़ गया। जब ऐसा हुआ, विशाल मैंटिस की आंखें खुल गईं और यह अंधाधुंध गति से मास्टर सिक्स की तरफ बढ़ा। जैसे ये करीब आया, हवा टूट गई, एक हमले में अपना एक तलवार जैसा पैर उठाते हुए।
वह तलवार हमला एनिमी को पूरी तरह से वश में करने में सक्षम लग रहा था, और जब ज़ुकिंग ने इसे देखा वह स्तब्ध रह गया और उस मंदिर में देखे गए तलवार चाल के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। ये वैसा नहीं था, लेकिन यह समान था। मास्टर सिक्स्थ ने हमले को रोकने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, फिर भी हवा के माध्यम से पीछे धकेल दिया गया। उसके मुंह से खून बह रहा था, फिर भी एक उदास मुस्कान ने उसके चेहरे को ढक लिया और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट पहले की तरह ही तेज जल रही थी। मैं लड़ने में उतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं अभी भी 7 ब्लड आइज में 6th पीक का पीक लॉर्ड हूं, और मैं जिसमें अच्छा हूं मैजिकल ट्रेजर बनाना है, विशेष रूप से बड़े वाले। इतना कहकर मास्टर सिक्स्थ ने 6th पीक की दिशा में एक पकड़ने की क्रिया की। यहाँ आ 6th पीक, जो सीस्टा सी आइलैंड को अवशोषित करने के बीच में था, अचानक धुंधला हो गया। जब ये फिर से स्पष्ट हो गया, यह मास्टर सिक्स्थ के ठीक सामने था। पहाड़ की चोटी दिव्य शक्ति के साथ फूट पड़ी, सभी मैजिकल ट्रेजर लाइफ के साथ गूंज उठे और चोटी विशाल मैंटिस की तरफ चली गई, अंधाधुंध एनर्जी के साथ फट रही थी। क्रश, एक पूरे पहाड़ की सारी शक्ति एक व्यक्ति को कुचलने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। हेवन एंड अर्थ को तोड़ने वाली, पृथ्वी को बुझाने वाली ऑरा बह निकली, जिससे टारगेट के लिए प्रहार से बचना असंभव हो गया। बायली की अभिव्यक्ति बदल गई और वह स्पष्ट रूप से कांपने लगा, जैसे उसने पहाड़ को अपनी तरफ बढ़ते देखा। उसके शरीर पर दरारें फैल गईं और उसकी आंखें चमकदार लाल हो गईं। अपने दोनों तलवार जैसे अगले पैरों को अपने सामने लहराते हुए उसने हमले का सामना करने की तैयारी की, भले ही वह विशाल पहाड़ की तुलना में छोटा था। एक विशाल धमाका गूंजा, जैसे दोनों एक दूसरे से टकराए। मास्टर सिक्स्थ ने एक मंत्र मुद्रा बनाई, फिर बुरी तरह से अपना हाथ नीचे धकेल दिया, जिससे पहाड़ बायली पर नीचे गिरा, उसे सीस्टासी आइलैंड की तरफ धकेल दिया। और अधिक गड़गड़ाहट वाले धमाके चारों दिशाओं में गूंजे और सब कुछ हिंसक रूप से कांप उठा। ज़ुकिंग और कैप्टन पीछे की तरफ उड़ गए, जैसे सीस्टासी आइलैंड टूटने लगा। विशाल लहरें हर जगह उठ गईं। मैं तुम्हें अवशोषित करने जा रहा हूं, मास्टर सिक्स्थ गुर्राया। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थीं। हाथ मंत्र मुद्राओं के माध्यम से धुंधले हो रहे थे। उसने पहाड़ की गहराई से एनर्जी का एक समुद्र फूटने का कारण बनाया। तुमने मेरे बेटे को अवशोषित किया, मैं तुम्हें अवशोषित करूंगा। पहाड़ कांप उठा, जैसे बायली, जो इसके नीचे कुचला जा रहा था, खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। गॉडलिनेस की एक चौंकाने वाली ऑरा पहाड़ के नीचे से रिस रही थी, जानवरों की गर्जनाओं के साथ। फिर ज़ुकिंग और कैप्टन के पूर्ण झटके के लिए जलता हुआ पहाड़ थोड़ा ऊपर चला गया। बायली अर्ली नैसेंट सोल चरण की ऑरा का उपयोग ऐसा करने के लिए कर रहा था, स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि वह अपने लोगों के बीच एक उत्कृष्ट चोजन कहलाने का हकदार था। जैसे पहाड़ ऊपर की तरफ बढ़ा, इसके नीचे से एक शक्तिशाली गर्जना गूंजी। जैसे बायली दिखाई देने लगा, ये स्पष्ट हो गया कि वह अपने युद्ध रूप का उपयोग नहीं कर रहा था, बल्कि दुष्ट पौधे के साथ जुड़ गया था। इसका एक मोटा तना था, 6 सॉटूथ पत्तियां और अनगिनत लहराते स्पर्शिक। जैसे बायली ने पहाड़ को उठाने के लिए इसका उपयोग किया, त्रिकोणीय फूल डिस्क दिखाई देने लगी, साथ ही उसके भीतर का दुष्ट चेहरा अब अस्पष्ट नहीं था। यह अब बिल्कुल बायली जैसा दिखता था और उसकी लाल आंखें चौंकाने वाली गॉडलिनेस के साथ झिलमिला रही थीं। कर्कश आवाज में हंसते हुए उसने कहा, तुम उपकरण गढ़ने में अच्छे हो सकते हो, लेकिन मैं इस तरह के बहुत सारे कल्टिवेटर से मिला हूं, और दूसरे लोग सिर्फ चीजें बनाने में अच्छे नहीं थे, वे उनका उपयोग करने में भी अच्छे थे। जहां तक तुम्हारी बात है, मुझे लगता है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, मास्टर सिक्स्थ की आंखों में पूर्ण पागलपन की एक नजर चमकी और उसने अपना हाथ हिलाया। तुरंत ऊपर एक विशाल बैनर दिखाई दिया। बैनर लगभग 300 मीटर लंबा था और जैसे ये फहराया, ये रंगीन एनर्जी के साथ फूट पड़ा। बैनर जीर्ण लग रहा था और भारी मात्रा में खून के छींटों से सना हुआ था। हालांकि ये गॉडलिनेस के साथ भी स्पंदित हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक पिछले युग से पारित किया गया था और अनगिनत युद्धों के बपतिस्मा का अनुभव किया था। प्राचीन समय की अनुभूति ने इसे व्याप्त कर लिया था, और जैसे ये खोला गया, इसने आकाश का रंग बदल दिया और सन को कम शानदार बना दिया। सीस्टासी आइलैंड के चारों ओर दसियों हजार किलोमीटर के लिए अनगिनत जीवित प्राणी अपने मूल तक हिल गए। यहां तक कि समुद्र तल पर छिपी संस्थाओं ने भी खतरे में अपनी आंखें खोली। क्या विशेष रूप से उल्लेखनीय था कि झंडे पर सुनहरे खून की एक बूंद थी, जो साधारण गॉडलिनेस से परे लग रही थी और ऊपर भगवान के टूटे हुए चेहरे के समान अनुभूति दे रही थी। ये कुछ भी और सब कुछ पर नीचे देख सकता था। जाहिर है, इस युद्ध बैनर का उपयोग अनगिनत दिव्य संस्थाओं और विभिन्न नॉन ह्यूमन प्रजातियों के अनगिनत शक्तिशाली एक्सपर्ट्स का वध करने के लिए किया गया था।
जैसे ही मास्टर सिक्स ने इसे बाहर निकाला, चौंकाने वाली क्रूरता की अनुभूति हेवन एंड अर्थ को भरने के लिए बह निकली। ऑरर इतनी मजबूत थी कि इसने क्षेत्र में सब कुछ बंद कर दिया और पानी की सतह पर सभी लहरों को शांत कर दिया। ये बैनर एक दबंग ऑरर उत्सर्जित कर रहा था जो सब कुछ नष्ट करने और सभी लोगों को कुचलने में सक्षम लग रहा था। बाइली स्पष्ट रूप से कांपने लगा और उसकी आवाज बदल गई, आतंक और हैरानी से भर गई। मानव जाति का युद्ध बैनर, यह इस तरह की पिछड़ी हुई जगह में क्या कर रहा है? सीस्टार्स के चीफ्टन के पास होने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि बाइली बहुत जानकार नहीं था। कम से कम उसने नहीं सुना था कि मफोक आइल्स में शुरुआती लड़ाई के दौरान सेवन ब्लड आइज ने वह बैनर ऑफ ह्यूमनकाइंड को खोला था। उस बैनर की केवल एक झलक ने बाइली को उसके दिमाग से बाहर कर दिया। उसने अचानक सिक्स्थ पीक से खुद को मुक्त करने और भागने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। मास्टर सिक्स्थ की आंखें ठंडी थीं, जैसे उसके हाथ मंत्र मुद्राओं के माध्यम से उड़ रहे थे, जिससे वह बैनर ऑफ ह्यूमनकाइंड अंधाधुंध रोशनी से चमकने लगा जैसे ये पहाड़ पर मंडरा रहा था। दुर्भाग्य से वह मास्टर सेवंथ नहीं था और उसकी कल्टिवेशन बेस अपर्याप्त थी। इसके कारण वह इसका उपयोग उसी तरह नहीं कर सकता था जैसे मास्टर सेवंथ करता था। उसे बैनर की ऑरा का उपयोग करने के लिए समय चाहिए था। ये देखकर ज़ू किंग की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी और वह तेजी से आगे बढ़ा। कैप्टन ने एक गहरी सांस ली और सिक्स्थ पीक के नीचे फंसे बाइली की तरफ देखा। फिर उसकी आंखें एक पागल अभिव्यक्ति से चमक उठी। गॉडलीनेस, शुद्ध, बिना मिलावट वाला गॉडलीनेस, बिना मुर्टजन के एक दाग के भी गॉडलीनेस। कैप्टन की आंखें अब पूरी तरह से खून से लाल थीं। वे दोनों सिक्स्थ पीक की तरफ चले गए और बाइली, जो अपनी सारी शक्ति के साथ संघर्ष कर रहा था, गॉडलीनेस के स्पंदनों का कारण बन रहा था, जो इतने शक्तिशाली थे कि वे निम्न स्तरीय कल्टिवेटर्स को तुरंत मार डालते। सौभाग्य से ज़ू किंग के पास पेंडेंट था, उसकी रोशनी उसे घेरे हुए थी, वह सुरक्षित रहने में सक्षम था, हालांकि इसमें मेहनत लगी। कैप्टन को भी कठिनाई हो रही थी। आगे की ओर हर गति के कारण उसके मुंह से खून बह निकला और उसे खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक ढाल का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बावजूद उसकी आंखों में पागल नजर कभी समाप्त नहीं हुई। कैप्टन पर ध्यान न देते हुए ज़ू किंग पहाड़ के आधार के पास पहुंचा और बाइली के पास अपना हाथ हिलाते हुए उसने ब्लैक बीटल्स की एक धारा भेजी। दुर्भाग्य से बाइली की गॉडलीनेस बहुत शक्तिशाली थी और बीटल्स उसके करीब आने से पहले ही मर गए। इस समय तक बाइली ने ज़ू किंग और कैप्टन पर ध्यान दिया था, लेकिन उनसे निपटने के लिए उसके पास समय नहीं था। वह जो कुछ भी करने में सक्षम था उसका उपयोग करते हुए उसने पहाड़ के खिलाफ धक्का दिया। पहाड़ कांप उठा जैसे ये कुछ मीटर ऊपर चला गया, जो बाइली के लिए इसके नीचे से बाहर भागने के लिए पर्याप्त जगह थी। हालांकि ये ठीक उसी क्षण था कि ज़ू किंग ने पेट्रियार्क की सुलेख के स्क्रॉल पर अपना हाथ दबा दिया। नोज, स्क्रॉल पर 4 अक्षरों में से नोज विद लिविंग फ्लेम अक्षर पहले से ही फीका पड़ चुका था। अब नोज अक्षर लहराया और विकृत हो गया, फिर एक विशाल नाक के प्रक्षेपण का कारण बना जो बाइली की तरफ चला गया। यह इतनी अविश्वसनीय गति से चला कि इससे पहले कि वह जान पाता क्या हो रहा था, यह उसके ठीक सामने था। बाइली की अभिव्यक्ति बदल गई, जैसे नाक उससे टकराए। एक धमाका गूंजा, जैसे उसके मुंह से खून बह निकला। जैसे वह पीछे धकेल दिया गया, उसने भागने का अपना मौका खो दिया और पहाड़ फिर से उस पर नीचे गिरा। बाइली चिल्लाया जैसे पहाड़ ने उसे कुचल दिया और एनर्जी का समुद्र उसे पिघलाने लगा। धिक्कार है तुम पर, मानव कीट। अपने दांत पीसते हुए उसने अपनी सारी शक्ति के साथ पहाड़ के खिलाफ धक्का दिया। उसी समय कैप्टन ने उस पल का फायदा उठाया, अपनी पूरी गति से उसकी तरफ दौड़ने के लिए। बाइली की केवल ऑरा के कारण कैप्टन की त्वचा खराब होने लगी, जैसे वह करीब आया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उस सब को नजरअंदाज करते हुए उसने आगे बढ़कर बाइली के पौधे के रूप के तने का एक टुकड़ा काट लिया। एक कर्कश आवाज गूंजी और बाइली कांप उठा। इस बीच कैप्टन चिल्लाया और पीछे की तरफ उड़ गया। जैसे उसने ऐसा किया, उसका निचला आधा भाग विस्फोटित हो गया, उसका दाहिना हाथ टूट गया, उसके धड़ का आधा हिस्सा नष्ट हो गया, उसकी एक आंख चली गई, उसकी अंतड़ियां बाहर गिर गईं और उसके बाकी के दांत टूटकर बिखर गए। हालांकि उसने बाइली के मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा था और जैसे उसने इसे निगल लिया, एक पागल मुस्कान ने उसके चेहरे को ढक लिया। बाइली क्रोध से चिल्लाया, लेकिन पहाड़ का कुचलने वाला वजन और लगातार आग ने उसके लिए कुछ भी करना असंभव बना दिया और वह कमजोर होता जा रहा था। आंखें खून से लाल, उसने फिर से गॉडलीनेस का एक विस्फोट जारी किया, जिससे पहाड़ फिर से ऊपर चला गया।
फिर बायली दो में विभाजित हो गया, उनमें से प्रत्येक एक अलग दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक पल में वह पहाड़ के नीचे से बाहर निकल रहा था। हालांकि ज़ू किंग पूरे समय उसे करीब से देख रहा था और इसी क्षण को अपनी चाल चलने के लिए चुना। तुरंत नोज विद लिविंग फ्लेम से विद अक्षर लहराया एक विशाल मुट्ठी में बदल गया जो बायली की तरफ चला गया। ज़ू किंग अगले अक्षर को भी जारी करने की योजना बना रहा था, लेकिन मुट्ठी को यह बताने के लिए किसी मदद की जरूरत नहीं थी कि दो बाइलिस में से कौन सा असली था और कौन सा भ्रम था। यह तुरंत असली पर करीब आ गया, निराशा और क्रोध की चीख पैदा करते हुए जैसे यह उससे टकराया। उसके मुंह से खून बह निकला जैसे पहाड़ वापस उस पर नीचे गिरा। गड़गड़ाहट। इस बार बायली वापस नहीं लड़ सका। जैसे वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, नीली आग उसकी तरफ बढ़ी, उसकी त्वचा को पिघला रही थी। इस बीच कैप्टन की आंखें चमकदार लाल थीं, जैसे उसने बायली की तरफ वापस जाने के लिए अपने बचे हुए हाथ का उपयोग किया। वह वास्तव में पहले से भी तेज चला। हालांकि जैसे ही वह एक और काटने वाला था, बायली ने अचानक उसकी तरफ देखा और एक उन्मत्त चीख जारी की। आवाज कैप्टन से टकराई, जो चिल्लाया जैसे उसके धड़ का अधिक भाग ढह गया और उसका बचा हुआ हाथ नष्ट हो गया। अब उसका जो कुछ बचा था वह एक लगभग मांस रहित सिर था जो विपरीत दिशा में लुढ़क गया। हालांकि वह मरा नहीं था और उसकी आंखें एक अवज्ञाकारी नजर से चमक रही थीं। मुझे वापस फेंक दो ज़ू किंग, मुझे वापस फेंक दो। जैसे ये शब्द कैप्टन के मुंह से निकले, बायली घातक संकट की भावना के कारण पूरी तरह से पागल हो गया। गड़गड़ाहट की आवाजें उसके अंदर से गूंजी, इससे पहले कि वह विस्फोटित होता, एक सदमे की लहर को चारों दिशाओं में भेजते हुए, जिसमें पहाड़ के खिलाफ भी शामिल था। जैसे उसने आत्मा विस्फोट किया, एक सिंगल थ्रेडवर्म दिखाई दिया, उस पल का फायदा उठाते हुए जिसमें पहाड़ थोड़ा ऊपर उठा तेजी से भागने के लिए। दुष्ट पौधे के बीज का कुछ भी नहीं बचा था। जाहिर है बायली जीवित रहने की कोशिश करने के लिए एक चरम कीमत चुका रहा था। हालांकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। जैसे ही ऐसा लग रहा था कि वह अपना भागना बना लेगा, ज़ू किंग की आंखें ठंडी चमक से चमक उठी और उसने पेट्रियार्क की सुलेख के अंतिम भाग को जारी किया। लिविंग। ज़ू किंग के सामने एक विशाल हाथ दिखाई दिया जो अविश्वसनीय गति से भागते थ्रेडवर्म की तरफ चला गया। एक धमाका गूंजा जैसे यह अपने टारगेट पर लगा। थ्रेडवर्म के मुंह से टूटे हुए दांत बिखरे जैसे उसके शरीर का आधा हिस्सा टुकड़े टुकड़े हो गया और यह एक तरफ घूमता हुआ चला गया। उसके बाद इसने फिर से चलना शुरू करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन तभी पहाड़ फिर से उस पर नीचे गिरा। इस बार बायली पूरी तरह और पूर्ण रूप से कुचला जा रहा था। यह देखकर ज़ू किंग ने राहत की सांस ली। उसी समय अत्यधिक थकान की अनुभूति उसके ऊपर ज्वार की तरह छा गई। अपनी कल्टीवेशन बेस के स्तर को देखते हुए पेट्रियार्क की सुलेख को जारी करना अत्यधिक थकाने वाला था। इससे भी अधिक उसने इसकी सारी क्षमता भी जारी नहीं की थी। सौभाग्य से वह मास्टर सिक्स्थ को उसके आवश्यक समय को खरीदने में सक्षम था। हवा में ऊपर मास्टर सिक्स्थ ने अपनी बाहों को अपने सामने लहराया और जैसे उसकी आंखें किलिंग इंटेंट और दुश्मनी से चमक रही थी, 300 मीटर लंबे वो बैनर ऑफ ह्यूमनकाइंड से एक उंगली फैली। हेवन एंड अर्थ में तीव्र रंग चमकने लगे और हवाएं चिल्लाने लगीं। एक भयानक और उंगली से दिखाई दी, एक ऐसी आत्मा से भरी हुई जो पहाड़ों और नदियों को जीत सकती थी। उंगली ने पहाड़ की सतह पर नीचे धक्का दिया, जिससे पूरी चीज बुरी तरह से नीचे की तरफ चली गई। बेजोड़ नीली आग पहाड़ से फूट पड़ी सभी सी स्टार्स पर बह गई। जहां तक ज़ू किंग और 7 ब्लड आइज के दूसरों की बात थी, इसने उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि इसने द्वीप पर सभी नॉन ह्यूमंस को डुबो दिया, जिससे कान फाड़ देने वाली चीखें हवा में उठी जैसे वे पिघल गए। अनगिनत थ्रेडवर्म्स की चीखें हवा में भर गईं जैसे वे अस्तित्व से मिटा दिए गए। मैं इसके द्वारा इस व्यक्ति और इस सी आइलैंड पर अन्य सभी जीवित प्राणियों को अवशोषित करता हूं, उनके खून से शुरू करते हुए, मास्टर सिक्स्थ ने कहा। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे उसने एक मंत्र मुद्रा बनाई और बाहर इशारा किया। पहाड़ कांप उठा और एनर्जी और खून की धाराएं सी आइलैंड से उठी। इसमें बायली से एक शक्तिशाली धारा भी शामिल थी। जैसे बायली चिल्लाया, थ्रेडवर्म्स अपने नॉन ह्यूमन होस्ट्स में गहराई तक घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। सभी जीवित प्राणी पिघल रहे थे और अवशोषित किए जा रहे थे। यहां तक कि सी आइलैंड पर नदियां और झीलें भी गायब हो गईं। मैं इसके द्वारा इस व्यक्ति और इस सी आइलैंड पर अन्य सभी जीवित प्राणियों को अवशोषित करता हूं। आगे उनकी हड्डियां। मास्टर सिक्स्थ ने अपना हाथ हिलाया और उसकी कल्टीवेशन बेस ऑरा के साथ फूट पड़ी। जैसे ये पहाड़ में प्रवेश कर गया, नॉन ह्यूमंस की हड्डियां पिघल गईं, वहां छिपे थ्रेडवर्म्स को भी नष्ट कर दिया।
भूमि के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया जैसे पहाड़ ढह गए और पृथ्वी टूट गई। जैसे सब कुछ बिखर गया, ये सिक्स्थ पीक में ही समा गया, पहाड़ को और भी शानदार बना रहा था। मैं इसके द्वारा इस व्यक्ति और इस सी आइलैंड पर अन्य सभी जीवित प्राणियों को अवशोषित करता हूं। अंत में उनकी सोल्स। मास्टर सिक्स्थ ने अपना हाथ हिलाया और ओवरहेड बॉटल गॉड बिजली से मुक्त होकर हिल गया और उसके हाथ में तैरने लगा। उसने शराब का एक मुंह भर लिया, फिर इसे अपने मुंह से बाहर छिड़क दिया। पहाड़ कांप उठा जैसे नीचे की भूमि ढह गई और सोल्स ऊपर की तरफ बहने लगी। जिन थ्रेडवर्म्स ने खुद को अपने होस्ट्स की चेतना के समुद्र में छुपाया था, वे दुख से चिल्लाए। भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। सी आइलैंड अब सिकुड़ रहा था और पूरी चीज अंतहीन एनर्जी से ढकी हुई थी। पुनर्जन्म को अवशोषित करो। मास्टर सिक्स्थ ने अपनी जीभ की नोक काटी और कुछ खून बाहर थूका जो पहाड़ पर लगा। सी आइलैंड का बाकी हिस्सा ढह गया और सिक्स्थ पीक में चूसा गया। सभी जीवित चीजें और सी आइलैंड का हर हिस्सा समा गया और गायब हो गया। अब कोई सीस्टा सी आइलैंड नहीं था। इसे पूरी तरह से मिटा दिया गया था। जो कुछ बचा था वह एक विशाल क्रेटर था। जैसे समुद्र का पानी उसमें बह गया, उसे भरते हुए सिक्स्थ पीक हवा में उठ गया, शान से चमक रहा था। बायली शरीर और सोल में मारा गया था। सीस्टा लोग समाप्त कर दिए गए थे। समय बीत गया। 7 ब्लड आइज में वापस हार्बर 176 में जू किंग अपने धर्मास्केफ के डेक पर क्रॉस लेग बैठा था। जैसे बोट पानी में ऊपर नीचे हिल रहा था, उसने शानदार लाल सूर्योदय को देखा। ये हेवन एंड अर्थ के गुंबद को भरने वाली आग की तरह लग रहा था। सीस्टार्स के समाप्त किए जाने के लगभग आधा महीना बीत चुका था। उस मामले ने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। 7 ब्लड आइज द्वारा सार्वजनिक रूप से यह घोषित करने के बाद कि सीस्टार्स ने क्या किया था, टॉर्चलाइट से बायली द्वारा समर्थित अनगिनत समूहों और लोगों को अंततः इसका जवाब मिल गया कि उनके चोजन डिसाइपल्स क्यों लापता हो गए थे। और निश्चित रूप से हर कोई सीस्टार्स, टॉर्चलाइट और अन्य 3 प्रजातियों पर क्रोधित था जो इसमें शामिल थीं। सीस्टार्स को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अन्य प्रजातियां अभी भी अस्तित्व में थीं। 7 ब्लड आइज को उनके बारे में उंगली उठाने की जरूरत नहीं थी। अन्य समूहों ने जो अपने चोजन को खो चुके थे, पहल की। जब अन्य 3 प्रजातियों को संक्रमित करने वाले अनगिनत थ्रेडवर्म्स पाए गए, ये सभी आवश्यक प्रमाण था। कुछ ही समय बाद उन अन्य 3 प्रजातियों को समाप्त कर दिया गया। मास्टर सिक्स्थ के कार्यों ने 7 ब्लड आइज को पहले से भी अधिक ध्यान का केंद्र बना दिया। ये तथ्य कि उसने सिक्स्थ पीक को एक किले में बदल दिया था, ने कई लोगों के दिलों में भय पैदा कर दिया। हालांकि बहुत विश्लेषण के बाद कई लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यद्यपि पहाड़ शक्तिशाली था, इसमें वास्तव में दुर्जेय शक्ति स्रोत की कमी थी। हालांकि किला ग्रेटर टेलीपोर्टेशंस में सक्षम था, कुचलने की ऑरा के मामले में यह अपेक्षाकृत कमजोर था। कुछ लोगों ने यहां तक अटकल लगाई कि वह बैनर ऑफ ह्यूमनकाइंड का उपयोग किए बिना मास्टर सिक्स्थ बायली को कुचलने में सक्षम नहीं होता। भले ही सीस्टार्स का सफाया और टॉर्चलाइट से बायली का अवशोषण अब सार्वजनिक रिकॉर्ड के मामले थे। परिणामस्वरूप 7 ब्लड आइज पहले से भी अधिक शक्तिशाली लग रहा था। सब कुछ समाप्त होने के बाद मास्टर सिक्स्थ ने सभी को 7 ब्लड आइज वापस भेज दिया था। रास्ते में उसने बात नहीं की, न ही जू किंग ने। उनमें से किसी ने भी उस संतुष्टि का अनुभव नहीं किया था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी अपना बदला लेने के बाद। इसके बजाय वे शांत और थोड़े उदास भी महसूस कर रहे थे। हालांकि लाइफ चलती रही। अभी भी एक रास्ता था जिसका पालन करना था। जैसे जू किंग अपने धर्मास्किफ के डेक पर बैठा था, उसने वायलेट लैंड्स की दिशा में एक शराब का गॉड उठाया, फिर एक घूंट पिया और अपनी आंखें बंद कर ली। सुरक्षित यात्रा करें, गुरु। उसके भीतर गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजी। उसके 79 धर्म एपर्चर्स भट्टियों की तरह थे, तेज जल रहे थे, जैसे उनके भीतर डिस्कानेट सोल्स की विशाल संख्या धीरे धीरे अवशोषित की जा रही थी। वे सीस्टार्स की डिस्कानेट सोल्स थीं। हालांकि वे कमजोर और लगभग बेकार थीं। सौभाग्य से उसने उनमें से पर्याप्त मात्रा प्राप्त कर ली थी कि वे धर्म एपर्चर्स खोलने में कुछ हद तक सहायक होने वाली थीं। समूह में एक विशेष सोल भी थी जो उसके एक धर्म एपर्चर में कैद थी। वहां ये दिन रात बिना रुके जलती रही। ये ग्रूग्लूम कल्टिवेटर की सोल थी। अपनी ब्लैक शैडो के साथ ग्रूग्लूम को पकड़ने के बाद जू किंग ने उसे कुछ दिनों तक प्रताड़ित किया था। अंततः ग्रूग्लूम का शरीर ढह गया, जहां जू किंग ने उसकी सोल निकाल ली। दुर्भाग्य से गोल्डन क्रो असिमुलेट्स मिरियड स्पिरिट्स अभी तक ग्रूग्लूम की जन्मजात क्षमता को लेने में सक्षम नहीं था। यह शाही वर्ग की तकनीक के हिस्से पर कमजोरी के कारण नहीं था, बल्कि उस प्रजाति के केवल एक सदस्य से क्षमता प्राप्त करना संभव नहीं था। कई सदस्यों की आवश्यकता थी।
इससे जूकिंग को कोई परेशानी नहीं हुई। उसे केवल ग्रूग्लूम पर कष्ट देने की परवाह थी। ग्रूग्लूम सोल्स अद्वितीय थे क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से सोल शक्ति को पुनः प्राप्त करेंगे, यहां तक कि जब उन्हें दबाया और अवशोषित किया जा रहा था। मास्टर सिक्स्थ ने सीस्टार्स को सिक्स्थ पीक में अवशोषित किया, जहां उसने उन्हें एक मोमबत्ती में परिष्कृत किया, जिसे वह अब अपने बेटे की मेमोरियल कब्र पर जलाता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ग्रूग्लूम की सोल को तब तक दबा सकता हूं जब तक मैं जीवित हूं। मैं उसे यह कामना कराऊंगा कि वह मर सकता, और मैं उसके द्वारा प्रदान की गई सोल शक्ति का उपयोग करना जारी रखूंगा। कौन जानता है, शायद एक दिन मैं उसकी जन्मजात क्षमता को चुराने में सक्षम हो जाऊंगा। चाहे सोल शक्ति की उपयोगिता के कारण या ग्रूग्लूम के प्रति उसकी घृणा के कारण, जूकिंग उससे बस निगलने वाला नहीं था। अभी जूकिंग अन्य सभी डिस्कानेट सोल्स की शक्ति का उपयोग कर रहा था अपने 80वें धर्म एपर्चर पर हमला करने के लिए। कुछ ही समय बाद ये खुल गया और अधिक धर्मफोर्स उसे भरने के लिए फैल गई। हालांकि वह समाप्त नहीं हुआ था। कुछ ही देर बाद उसका 81वां धर्म एपर्चर खुल गया। फिर उसने शेष सोल शक्ति को अपने 82वें एपर्चर की तरफ भेजा, जिसे वह बमुश्किल खोल पाया। जूकिंग कांप उठा। उसकी ऑरर और धर्मफोर्स स्पष्ट रूप से अब उच्च स्तर पर थे। जैसा कि उसे पता चला था, अपनी दूसरी लाइफ फ्लेम जलाने के बाद धर्म एपर्चर्स खोलना तेजी से कठिन होता जा रहा था। इसके अलावा सीस्टा सोल्स पूर्ण नहीं थी और परिणामस्वरूप वह केवल 3 एपर्चर्स ही खोल पाया। अपनी आंखें खोलते हुए उसने एक जेड बॉक्स निकाला और उसे खोला। अंदर एक काली औषधि गोली थी। गोली की सतह पर एक दुष्ट सोल ब्लैक शैडो की छवि थी, लगातार बिना आवाज के चिल्ला रही थी। ये लगभग ऐसा लग रहा था जैसे गोली के अंदर एक सोल फंसी हुई थी। यह एक अत्यंत कीमती उच्च स्तरीय सोल गोली थी। बैलिफायर सोल स्वॉलोइंग स्क्रिप्चर का उपयोग करने वाले कल्टिवेटर्स के लिए सोल्स धर्म एपर्चर्स खोलने के लिए उपयोग की जाने वाली चिंगारी थी। केवल एनिमीज का वध करके और उनकी सोल्स निकालकर ही अपनी कल्टिवेशन बेस को आगे बढ़ाना संभव था, लेकिन कभी कभी एनिमीज का वध करना एक धीमी प्रक्रिया थी। उसी के कारण इस तरह की सोल गोलियां अक्सर आवश्यक बड़ी मात्रा में सोल शक्ति प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती थीं। उदाहरण के लिए, जो गोलियां वू जियनवू ने जूकिंग को दी थीं, वे सोल गोलियां थीं, बस बहुत उच्च गुणवत्ता वाला संस्करण नहीं। यह विशेष गोली मास्टर सिक्स्थ द्वारा बाय ली की सोल के एक भाग का उपयोग करके बनाई गई थी। उसने इसे एक उपहार के रूप में जूकिंग को दिया था, ये समझाते हुए कि यह एक डिस्कानेट सोल गोली थी। ये केवल सोल के एक भाग का उपयोग करके बनाई गई थी। मास्टर सिक्स्थ ने सीधे समझाया था कि उसे स्वयं अपने फॉजिंग काम के लिए बहुत सारी सोल्स की आवश्यकता थी। यह एक गोली ही थी जो वह दे सकता था। हालांकि उसने ये भी कहा कि वह जूकिंग का एक बड़ा एहसानमंद था। जूकिंग ने इसे पूरी तरह से उचित महसूस किया। एकमात्र कारण जिससे उसने अपना बदला इतनी आसानी से लिया था, वह मास्टर सिक्स्थ के कारण था। इसलिए भले ही मास्टर सिक्स्थ ने उसे सोल गोली नहीं दी होती, वह फिर भी संतुष्ट होता। इसके अलावा मास्टर सिक्स्थ ने उसे सुरक्षा का वह पेंडेंट भी दिया था। हालांकि उसने बायली के साथ टकराव के दौरान इसका अधिकांश भाग उपयोग कर लिया था, फिर भी इसकी कुछ उपयोगिता शेष थी। मूल्य के मामले में ये डिस्कानेट सोल गोली से अधिक मूल्यवान थी। अपने विचारों को साफ करते हुए जूकिंग ने सोल गोली उठाई और बिना हिचकिचाहट के इसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे उसने इसे चबाया, गोली से पीड़ादायक चीख सुनना संभव था। अंततः उसने इसे निगल लिया, बैलिफायर से इसे भस्म कर दिया और फिर शक्ति को अपने 83वें धर्म एपर्चर की तरफ भेजा। एक पल बाद वह कांप उठा जैसे उसका 83वां एपर्चर खुल गया। फिर वह अपने 84वें की तरफ बढ़ा, फिर उसके 85वें। सोल गोली की शानदार ऑरा ने उसे और भी अधिक धर्म एपर्चर्स खोलने की अनुमति दी। 86वें के बाद वह अपने 87वें, 88वें और 89वें के लिए आगे बढ़ा। लेकिन यह वह नहीं था। उसने अपने 90वें, 91वें और 92वें को भी खोला। बायली की सोल से बनी डिस्कानेट सोल गोली आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थी। अंत में जूकिंग के अंदर पॉपिंग आवाजें गूंजी और उसने अपनी आंखें खोली, बैंगनी रंग की चमक प्रकट करते हुए। उसने अपना 93वां धर्म एपर्चर खोल लिया था। एक भयानक एनर्जी उसके माध्यम से बह गई और अद्भुत धर्म फोर्स प्रचुर मात्रा में थी। आसपास के समुद्री पानी पर लहरें फैल गईं, जैसे जूकिंग की कल्टिवेशन बेस बहुत उच्च स्तर तक बढ़ गई। मैंने वास्तव में 15 धर्म एपर्चर्स खोले। मुझे लगता है इस सोल गोली में बायली की डिस्कानेट सोल के अलावा और भी बहुत कुछ था। जूकिंग थोड़ा अधिक हैरान था। जब मास्टर सिक्स्थ ने कहा कि यह एक डिस्कानेट सोल गोली थी, तो उसका मतलब ये होना चाहिए था
कि उसने अन्य 3 प्रजातियों के कल्टिवेटर्स की डिस्कार्नेट सोल्स को शामिल किया था, जिसमें उनके पेट्रियार्क्स भी शामिल थे। हालांकि उन प्रजातियों के कल्टिवेटर्स बहुत उच्च स्तर के नहीं थे, वहां उनमें से कई थे, इसलिए उनकी सोल्स के पहलुओं का एक अंश भी भयानक परिणाम प्रदान करेगा। अपनी तीसरी लाइफ फ्लेम जलाने में सक्षम होने के लिए मुझे केवल 7 और थर्मल एपर्चर्स चाहिए। इतना कहकर उसने अपनी बैग ऑफ होल्डिंग में उन 2 विश बॉक्सेस को देखा जो उसके पास थे। उन्हें खोलना सीखने के बाद उसने प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन इसमें समय लगा। अब यह उस बिंदु के करीब था जहां वह उन्हें खोल सकता था। अगला, उसने अपने कंधे के ऊपर साउथ फीनिक्स महाद्वीप को समग्र रूप से देखा। अब जब चीजें शांत हो गई थी, उसने खुद को सार्जेंट थंडर के बारे में सोचता हुआ पाया। इससे परे बीतते आधे महीने के दौरान सी ज़ॉम्बी युद्ध में कुछ प्रमुख विकास हुए थे। एक बात के लिए थर्ड हाइनेस ने कुछ बहुत ही स्मारकीय काम किया था। जू किंग ने युद्ध शुरू होने के बाद से थर्ड हाइनेस के बारे में ज्यादा नहीं सुना था, और अब उसे एहसास हुआ कि इसका एक कारण था। थर्ड हाइनेस को एनिमी की लाइनों के पीछे विद्रोह भड़काने का काम सौंपा गया था। जू किंग निश्चित नहीं था कि थर्ड हाइनेस ने ये कैसे किया, लेकिन उसने सीज़ॉम्बीज के 3 सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों को अपने ही क्षेत्र में उनके खिलाफ होने के लिए सफलतापूर्वक आश्वस्त कर लिया था। पहले सीज़ॉम्बीज और 7 ब्लड आइज किसी तरह के गतिरोध में थे, लेकिन अब चीजें बदल गई थीं। घटना के कई परिणाम थे। एक बात के लिए इसने 7 ब्लड आइज के लिए प्रशंसा जीती और उन्हें पहले से भी अधिक शानदार बना दिया। इसने रिवियर्ड एंशिएंट मेनलैंड पर 7 सेक्ट कोalition का ध्यान भी आकर्षित किया, जो घटनाओं के इस मोड़ से पूरी तरह से आश्चर्यचकित लग रहा था। स्पष्ट रूप से 7 सेक्ट कोalition 7 ब्लड आइज और सीज़ॉम्बीज को गतिरोध में देखकर खुश था। उसी के कारण वे बस खड़े रहने और चीजों को खेलते देखने से संतुष्ट थे। लेकिन अब 7 ब्लड आइज ने लड़ाई को इतना आगे बढ़ा दिया था कि वे सीज़ॉम्बी की पैतृक भूमि पर आक्रमण करने वाले थे। 7 सेक्ट कोalition चिंतित लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सीज़ॉम्बीज की पैतृक भूमि रिवियर्ड एंशिएंट के बहुत करीब थी। सटीक होने के लिए सीज़ॉम्बी की पैतृक भूमि, उनके फोर्टिफाइड सी आइलैंड्स और मफोक आइल्स ने 7 ब्लड आइज और रिवियर्ड एंशिएंट के बीच एक सीधी रेखा बनाई। थर्ड हाइनेस की योजना के सफल होने से पहले 7 सेक्ट कोalition को उम्मीद थी कि युद्ध के खींचने पर 7 ब्लड आइज को धीरे धीरे संसाधनों का ह्रास होता देखेंगे। लेकिन फिर थर्ड हाइनेस की योजना ने उनके रवैये को पूरी तरह से बदल दिया। अचानक 7 सेक्ट कोalition ने युद्ध से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद 7 ब्लड आइज में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने सोचा कि 7 सेक्ट कोalition के हस्तक्षेप के कारण युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा। जू किंग उस सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वह स्कैवेंजर बेस कैंप वापस यात्रा करने की तैयारी कर रहा था। वो उस निश्चित क्षेत्र में वापस जाना चाहता था, सार्जेंट थंडर की कब्र को साफ करना चाहता था और क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर के बारे में खबर पाने की कोशिश करना चाहता था। 2 साल बीत चुके थे और वह उत्सुक था कि वे दोनों कैसे कर रहे थे। कुछ देर दूर देखने के बाद वह खड़ा हुआ, अपना धर्मास्किफ दूर रखा और टेलीपोर्टेशन पोर्टल परिसर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने कैप्टन को फलों के एक बैग के लिए कितने स्पिरिट कॉइन्स देने हैं, इस पर एक विक्रेता से मोलभाव करते हुए देखा। जब कैप्टन ने जू किंग को देखा, उसने एक सेब उछाला, फिर अपने लिए एक चुना और एक टुकड़ा काटा। मुस्कुराते हुए उसने जू किंग को ऊपर से नीचे देखा और कहा, बाहर जा रहे हो? सुनो, मुझे साथ क्यों नहीं ले जाते? जू किंग ने सेब को देखा, फिर कैप्टन को। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह किसी तरह का संयोग था। कैप्टन ने अपना गला साफ किया, अपने सेब का कुछ और खाया और फिर सांस ली और अपने कंधे उचका दिए। ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। बूढ़े ने मुझे एक और मिशन दिया। मुझे तुम पर नजर रखनी है जब तक वह चला गया है। तुम्हें सुरक्षित रखना है। मुझे लगता है बूढ़ा एक नया अप्रेंटिस लेने के लिए उत्सुक है और उन सब मूर्खतापूर्ण परीक्षणों और मूल्यांकनों के साथ खिलवाड़ करने का मन नहीं करता। जब वह किसी को देखता है जिसे वह चाहता है, तो वह सौदा पक्का कर देता है। वैसे भी अब वह युद्ध समाप्त करने और वापस आने के लिए उत्सुक है। कैप्टन को मास्टर 7 को बेचने में कोई संकोच नहीं लग रहा था। जू किंग की आंखों में एक अजीब नजर आई, जैसे उसने स्थिति पर विचार किया। कुछ सोचने के बाद उसने फैसला किया कि मना करने का कोई कारण नहीं था। आखिर सीज़ॉम्बीज ने अभी भी उसके सिर पर इनाम रखा था, और जैसा कि चेन फेयून ने वायलेट लैंड्स में बताया था, बहुत सारे लोग थे जो वह इनाम चाहते थे। जब वह बाहर जाता तो कैप्टन को अपने साथ रखना चीजों को थोड़ा सुरक्षित बना देगा। उसी समय पागलपन की संभावना भी थी। मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूं, उसने कहा। घर जा रहे हो?
तो मैं एक मेहमान बनूंगा। हा, ठीक है, चलते हैं। आजकल सेक्ट में इतनी बोरियत है, हमें वास्तव में बाहर निकलने और कुछ ताजी हवा लेने की जरूरत है। कैप्टन ज़ूकिंग की तुलना में सेक्ट से बाहर निकलने के लिए अधिक उत्सुक लग रहा था और टेलीपोर्टेशन पोर्टल परिसर की तरफ जितनी जल्दी हो सके रास्ते का नेतृत्व किया। तुमने कुछ किया है न? ज़ूकिंग ने कहा। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहते हो और छुपना चाहते हो। ये कैसे संभव हो सकता है? कैप्टन ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। टेलीपोर्टेशन पोर्टल परिसर में आने के बाद उसने ज़ूकिंग से पूछा कि वे वास्तव में कहां जा रहे थे। व्यक्तिगत रूप से फॉर्मेशन में समायोजन किया और फिर ज़ूकिंग को उस पर घसीट लिया। एक पल बाद वे गायब हो गए। उनके जाने के कुछ ही समय बाद सिक्स्थ पीक से क्रोध की चीख गूंजी। चेन अर्न्यू, तुम छोटे कमीने, क्या ऐसा कुछ है जिसे तुम चबाओगे नहीं? डिवाइन विल की एक धारा सिक्स्थ पीक से बाहर बही और राजधानी शहर में भर गई, कैप्टन के किसी भी निशान की तलाश में। सब व्यर्थ। सिक्स्थ पीक के जंगली पिछले हिस्से पर एक मंदिर में मास्टर सिक्स्थ एक चतुराई से छुपाए गए मार्ग को उदासी से देख रहा था। केवल एशेलॉन के सदस्य ही ऐसा कुछ कर सकते थे और केवल शीर्ष 3 सदस्य ही। केवल वे ही सिक्स्थ पीक की स्पेल फॉर्मेशन को इस तरह बाईपास कर सकते थे। सुरंग सिक्स्थ पीक के आंतरिक भाग में गहराई तक जाती थी, जो युद्ध किले का मूल था। सिक्स्थ पीक की सच्ची शक्ति स्रोत एक रहस्य था और एक छुपाने वाली कोहरे द्वारा गुप्त रखा गया था, जो किसी के लिए भी इसकी सच्ची प्रकृति को समझना बहुत मुश्किल बना देगा। लेकिन मास्टर सिक्स्थ सब कुछ स्पष्ट देख सकता था और उस शक्ति स्रोत के पैर पर एक लापता टुकड़ा था जिसके किनारों पर दांतों के निशान थे। क्या चैन अर्न्यू अपने पिछले जन्म में एक कुत्ता था? वह कुछ भी काटेगा। मास्टर सिक्स्थ ने सांस ली। अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हुए उसने कोहरे से छुपी शक्ति स्रोत की तरफ ऊपर देखा। छोटे बच्चे ने पूरी बात देखी होगी और मुझे यकीन है उसने सच्चाई का अनुमान लगाया। हालांकि वह जानता है कब अपना मुंह बंद रखना है। इसके अलावा उसने निश्चित रूप से देखा कि जब मैं बायली को कुचल रहा था तो मैं कोर शक्ति स्रोत का उपयोग न करने से सावधान था। अगर वह अपना मुंह बंद नहीं रख सकता तो पेट्रियार्क उसे जिंदा खाल उतार देगा। अब आगे क्या होगा? ज़ूकिंग और कैप्टन दोनों अब स्कैवेंजर बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं। ज़ूकिंग सार्जेंट थंडर की कब्र को साफ करना चाहता है और क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर के बारे में खबर पाना चाहता है। कैप्टन, जिसने सिक्स्थ पीक के कोर शक्ति स्रोत का एक टुकड़ा काट लिया है, अब उस कृत्य के परिणामों से बचने के लिए ज़ूकिंग के साथ भाग रहा है। मास्टर सिक्स्थ अब बहुत गुस्से में है और कैप्टन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे पहले ही टेलीपोर्ट कर चुके हैं। 7 सेक्ट कोalition अब ज़ॉम्बी युद्ध में हस्तक्षेप करना शुरू कर रहा है क्योंकि 7 ब्लड आइज बहुत करीब आ गया है और वे चिंतित हैं। ज़ूकिंग अब 93 धर्म एपर्चर्स के साथ अपनी तीसरी लाइफ फ्लेम जलाने के बहुत करीब है। उसके पास अभी भी 2 विश बॉक्सेस हैं जो जल्द ही खुलने वाले हैं। ग्रूगलूम की सोल अब भी ज़ूकिंग के धर्म एपर्चर में कैद है और उसकी जन्मजात क्षमता को चुराने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। ज़ूकिंग और कैप्टन दोनों अब स्कैवेंजर बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनका सामना वहां और क्या होगा?